आज से हम ब्रेकिंग बैड सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे और आपको ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि आप इससे रिलेट करेंगे एज बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली इन इंडिया कि पैसे की वैल्यू क्या है, अपॉर्चुनिटीज की वैल्यू क्या है और कुछ लोग पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आप रिलेट करते करते इस सीरीज के दीवाने हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और शो टाइम एक्सप्लेनर पे ऐसी अमेजिंग सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में और सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकिंग बैड के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1, जहां हम देखते हैं डेजर्ट के अंदर एक आरवी भागी जा रही है और इस आरवी के अंदर हैं 4 लोग जिनमें से 3 बेहोशी हालत में हैं और फ्रंट के 2 ने मास्क लगा रखे हैं। और यहां पर ड्राइवर सीधा क्रैश करता है, आरवी को बाहर निकलता है, सांस लेने की कोशिश करता है और फिर सांस रोककर अंदर जाकर गन और अपना वॉलेट लेकर आता है एक कैमरा के साथ में और रिकॉर्ड करने लगता है एक मैसेज पुलिस के लिए कि वो गिल्टी नहीं है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, तो प्लीज उसे फ्रेम ना करे। और एक मैसेज अपनी फैमिली के लिए कि वो वॉल्टर वाइट है, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने कोई गलती नहीं की है। और यहाँ पर उसे पुलिस का सायरन सुनाई देने लगता है और यहाँ पर उनसे भिड़ने के लिए अपनी गन रेडी करता है और सीधा रोड पर जाता है उन पर अटैक करने के लिए। जहां पर स्टोरी स्टार्ट होती है 3 हफ्ते पहले से, जहां पर हम वॉल्टर वाइट को देख पाते हैं जो सुबह 5 बजे ही उठ चुका है। उसके चारों तरफ बेबी प्रोडक्ट रखे हुए हैं और वो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट नजर आता है, जिसके लिए वो वर्कआउट करने लगता है और देख पाता है अपने नोबेल प्राइज के सर्टिफिकेट को जो उसे मिला था क्लिस्ट्रोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए प्रोटॉन रेडियोग्राफी में 1985 में। बट वो फिर डिसअपॉइंटेड फील करने लगता है और यहाँ पर वो 50 साल का हो चुका था, जिसके लिए उसकी वाइफ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है स्काइलर, बट वॉल्टर वाइट को कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आती है। वही हम उसके बेटे वॉल्टर जूनियर को देख पाते हैं जो डिसेबल्ड था। हम देखते हैं वॉल्टर वाइट अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो स्कूल में टीचर के तौर पे पढ़ाता है, बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो बच्चों की सुताई भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये अमेरिका है। इंडिया में हो तो डंडा, बल्ला, बेल्ट, टीचर कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन तक निकाल सकता है, बट ये अमेरिका है तो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर अपनी जॉब करने के बाद एक सेकंड जॉब भी कर रहा था एक कार वॉश में कैशियर के तौर पे कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर कार वॉश का जो ओनर था उससे गाड़ियां साफ करने के लिए भी कहता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो वहां पर सिर्फ कैशियर था। और उनमें से एक की गाड़ी जब वो साफ कर रहा था पता चलता है कि ये उनके स्टूडेंट की गाड़ी है, जिससे उसको बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और गुस्सा भी, क्योंकि वो एक टीचर था, उसके पास अब इतने पैसे नहीं है जो एक नॉर्मल स्टेबल लाइफ जी सके एक जॉब के साथ में। बट किसी भी तरह करके वो पूरे दिन का काम सीधा घर पहुंचने लगता है, जहां पर उसे एक सरप्राइज पार्टी मिलती है उसकी वाइफ की तरफ से, जहां पर उसकी वाइफ की बहन मरिया और उसका हस्बैंड हैंक भी आया हुआ था जो DAE में काम करता है, बेसिकली पुलिस की वो ब्रांच जहां पर ड्रग डीलर्स और बाकी सबको पकड़ा जाता है। और अपनी तारीफ करने के लिए हैंक टीवी पे उसकी लेटेस्ट न्यूज चलाता है जहां पर उसने कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा है $7 लाख के साथ में, जिसको सुन के वोल्टर हैरान था, इतने सारे पैसे। बट यहाँ पर हैंक के लिए तो नॉर्मल बात है, जो लोग ये सब काम करते हैं उनके पास से तो इतना ही पैसा जब्त होता है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है और रिक्वेस्ट करता है वॉल्टर को कि वो भी साथ जाके देख सकता है उस प्लेस पे। हम देखते हैं पहले तो वॉल्टर मना कर देता है बट उसको पैसे में इंटरेस्ट आने लगा था। जैसा कि गाइस हम सबको आता है, इतना सारा पैसा देखेंगे तो मन करता है कि हमारी लाइफ भी बेटर हो सकती है, जो भी वॉल्टर भी फील कर रहा था। और अब अगले दिन वॉल्टर को पार्टी में इंटरेस्ट नहीं था, अपनी जॉब पे नेक्स्ट डे जाता है कार वॉश के लिए, बट तभी वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो एम्बुलेंस के अंदर था और रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर को कि उसको साइड में उतार दे और प्लीज हॉस्पिटल लेके ना जाए। उसका इंश्योरेंस इतना अच्छा नहीं है जो अच्छे से इलाज करा सके, ना ही उसके पास इतने पैसे हैं। बट यहाँ पर डॉक्टर ना सुनते हुए उससे पूछने लगता है कि वो स्मोकिंग तो नहीं करते थे क्योंकि उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है। जहां पर वॉल्टर को लगता है कि कोई बड़ी गड़बड़ होगी भी तो वो दिखा नहीं सकता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो सिर्फ एक स्कूल टीचर है। हम देखते हैं इन सब से हमें पता चलता है गाइस पैसा बहुत जरूरी है और अमेरिका में मेडिकल हेल्थ केयर सबसे वर्स्ट है। जहां अब वॉल्टर को पता चलता है कि उसे लंग्स कैंसर है, जिससे उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। उसने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया लाइफ में, बट फिर भी उसे लंग कैंसर था और कीमोथेरेपी सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट ट्रीटमेंट होगा जिसके पैसे उसके पास थे नहीं। बट अगर कीमोथेरेपी हो भी गई तब भी वो सिर्फ कुछ सालों तक ही जी पाएगा, जिसको सुनने के बाद वो निराश होते हुए घर पे जाने लगता है। बट अपनी बीवी बच्चे किसी को भी ये बात नहीं बताता है क्योंकि वो दूसरों को टेंस नहीं देखना चाहता था और सीधा अपनी कार वॉश वाली जॉब पर जाता है, जिससे
जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान था और एट द एंड उस जॉब को लड़कर झगड़कर बॉस से छोड़ देता है और सीधा वापस घर आ जाता है और पूरी रात सोचता है कि उसे इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहिए क्या नहीं, जिसके लिए वो हैंक को कॉल करता है जो उसका ब्रदर इन लॉ था, डीए में जॉब करता है और बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बिहेव करने की कोशिश करता है। उसको फोन करके बताता है कि अगर वो उसे ले जाना चाहे मैथ लैब को रेड करने के लिए तो वो इंटरेस्टेड है, जहां पर हैंक भी खुश था कि वो दिखा सकेगा कि भैया उसकी जॉब सबसे बेस्ट है। जहां प्लान तो रेड करने का था बट उन्हें दूर बैठ के देखना है क्योंकि उन्हें पकड़ना था कैप्टन कुक को, जिसकी उन्हें न्यूज मिली थी कि उसके घर में सारी चीजें रेडी की जाती है जैसे कि मेथ और यहीं से सप्लाई भी होती हैं। उन्हें लैब को रंगे हाथ पकड़ना होगा सबूत के तौर पे। बट जैसे ही उनकी टीम अटैक करती है वहां पर एक एशियन गाय था जो कैप्टन कुक नहीं था बट उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहां पर वोल्टर को कहा जाता है कि वो कार में बैठा रहे जब तक कि वो उस पूरी प्लेस को चेक ना कर ले वो सेफ है कि नहीं है। बट तब तक हम देखते हैं वोल्टर गाड़ी में अकेला बैठा था और देख पाता है साइड के घर से एक लड़का कूदता है बिल्डिंग से और भागने की कोशिश करता है। बट यहां पर वोल्टर पहचान चुका था कि ये तो उसका एक्स स्टूडेंट जेसी पिंकमैन है, ये यहां पर क्या कर रहा है। बट तभी जेसी इशारा करता है अपने टीचर की तरफ कि वो कुछ ना बोले और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से भाग जाता है और पता चलता है उसकी गाड़ी के पीछे लिखा था द कैप, मतलब वही था कैप्टन कुक जो ये सारे मैथ बनाता है। बट साइड वाले घर में गुची गुची करने गया था और वो बच गया और उसका जो दोस्त था वो पकड़ा गया। बट यहाँ पर अब वोल्टर को इंटरेस्ट जगने लगा था इस पूरे केस में, जिसके लिए वो उससे मिलने जाता है। बट यहाँ पर साफ करता है जैसी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो उसका टीचर है और उसको क्या हो गया है जो उसे इन कामों में इन्वॉल्व होने में मजा आ रहा है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे वोल्टर साफ करता है कि उसे पैसों की जरूरत है जिसके लिए काम करने के लिए भी रेडी है और अगर जेसी ने साथ नहीं दिया तो पुलिस के पास चला जाएगा, जहां पर जेसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी है। और यहां पर वोल्टर स्कूल से सारे केमिस्ट्री लैब के इक्विपमेंट चुराने के बाद सीधा लेके आता है जेसी के पास। एक्साइटमेंट में उसे दिखाने लगता है कि किस तरह परफेक्ट बैच बना सकते हैं, एकदम प्योर मक्खन मैथ जिसको बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे और वो बेटर होगा जेसी के बैच से जैसे कि जेसी बनाया करता है। जहां पर जेसी को लगता है कि उससे बढ़िया कुक कोई है ही नहीं। बट यहां पर वोल्टर एक्सप्लेन करता है कि वो खुद एक केमिस्ट्री टीचर है, उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो बेटर कर सकता है। हम देखते हैं दोनों जेसी के घर में सामान रख चुके थे बट यहां पर कुक करने की प्लेस उनके पास है ही नहीं क्योंकि जेसी के घर पे करेंगे तो पकड़े जाएंगे और यहां पर वोल्टर अपनी फैमिली तक ये बात पहुंचने ही नहीं देगा, जिसके लिए दोनों डिसाइड करते हैं कि एक आरवी खरीदेंगे और उसको किसी अनजान प्लेस में ले जाएंगे और वहां पर कुक करेंगे, बनाएंगे और शहर में ले जाके बेचेंगे। क्योंकि यहां पर बनाने का काम वोल्टर का है तो बेचने का काम जेसी का होगा, जिसके लिए दोनों डील करते हैं और आरवी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। जहां पर जैसे एक्सप्लेन करता है कि उसके एक दोस्त के पास सेकेंड हैंड आरवी तो मिल जाएगी बट उसके लिए $85,000 देने पड़ेंगे। बट यहां पर वोल्टर के पास तो 65 भी पूरे नहीं थे जो उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स थी। बट तभी भी वोल्टर ये रिस्क लेता है कि 65 में किसी भी तरह एडजस्ट करके उसे ले आओ। यहां पर वोल्टर पैसे के लिए सब करने लग रहा था बट जेसी को लगता है कि उसका टीचर ऐसा करेगा ही क्यों। बट यहां पर वोल्टर का कहना था कि वो 50 साल का हो चुका है, उसको पैसे की जरूरत है और उसके जिंदगी में पहली बार वो अवेकन हो चुका है कि उसे कुछ बड़ा करना है, जिसके लिए वो जेसी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। बट यहां पर जेसी को लगता है कि बुढ़ा सठिया गया है बुढ़ापे की वजह से, बट अब उसको साथ देना ही पड़ेगा वरना वो शायद पुलिस में जाके बता दे क्योंकि इसका ब्रदर इन लॉ डीएई में था। और वहीं हम स्काइलर को देख पाते हैं जो अपनी बहन मार्नी से बात करते हुए एक्सप्लेन करती है कि किस तरह आजकल वोल्टर उससे बात नहीं करता है, अकेला अकेला रहने लगता है और शायद वो इस सिचुएशन से डिप्रेस है कि वो 50 साल की उम्र में बाप बनने वाला है फिर से और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसको सुनकर मार्नी थोड़ी टेंस होने लगती है अपनी बहन के लिए। बट स्काइलर का कहना था कि वो किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे, ये सारे गिफ्ट जितने उन्हें आए हैं उन सबको वापस बेचकर और थोड़ी सेविंग करके। वैसे भी स्काइलर की बुक तो सारी फ्लॉप गई है क्योंकि घर बैठे उसने राइटर बनने का सोचा तो था बट वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इस मोमेंट पे हम देख पाते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन से पूरी फैमिली थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट थी और यहाँ पर स्काइलर बाद में अपने बेटे जूनियर के लिए पैंट खरीदने जाती है वोल्टर के साथ में, जहां पर कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं जूनियर का क्योंकि वो पैरों से ढंग से चल नहीं पाता है। बट यहाँ पर पहली बार वोल्टर किसी की बदतमीजी सहने वाला नहीं था, वो पीछे के रास्ते से निकल के फ्रंट से आता है और पैर पे मारता है उस बुली को और यहाँ पर उससे लड़ने के लिए भी तैयार था। जिस मोमेंट पे जूनियर को देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि पहली बार उसके डैड ने उसके लिए
स्टैंड लिया है। और इस मोमेंट पे वो बुली वहां से भाग जाता है और वोल्टर का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो चुका था, जो अभी पैसे कमाने के लिए और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और गाइस वो गया भी उसी डेजर्ट के अंदर उस सपने को पूरा करने के लिए, जहां उसने अपने सारे कपड़े उतारे क्योंकि वो मेथ की स्मेल अपने कपड़ों में नहीं देखना चाहता था। सारा सामान रेडी किया और जेसी के साथ मिलके एक परफेक्ट बैच बनाने की कोशिश की, जहां पर जेसी उससे सीखने लग रहा था और देख पाता है कि ग्लास साइज के मेथ क्रिस्टल्स बन चुके थे जो जेसी ने लाइफ में नहीं देखे थे। एकदम प्योर कंटेंट जिसको देख के वो एक्साइटेड था और बताता है कि इतने हाई क्वालिटी के तो उन्हें अच्छे प्राइस मिलेंगे, बट उसे ये सैंपल बाहर दिखाना पड़ेगा। बट इस मोमेंट पे वोल्टर साफ करता है कि जेसी इसको बेच तो सकता है बट खुद यूज नहीं कर सकता है, ये उनका रूल रहेगा। जहां पर जेसी अभी के लिए तो हाँ करते हुए उसे सीधा लेके जाने लगता है अपने दोस्त क्रिस तक, जो एमिलो का कजन था। जहां पर एमिलो के लिए उसे बुरा लगता है, बट तभी क्रिस को लगता है कि शायद उसके भाई को जेसी ने फंसवाया है अपनी जान बचाने के लिए। बट जेसी का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उससे पूछवा लेना, और वो तो उसका दोस्त है तो ऐसी गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेगा। वो सिर्फ पड़ोस वाली लड़के के साथ गुच्ची गुच्ची करने के लिए गया था और कुछ भी नहीं है, वो उसे खुद बताने के लिए रेडी है। बट तभी वहां पर पीछे से एमिलो आने लगता है जो जेल से छुट के आ चुका था, और दोनों उसका प्रोडक्ट छीन के पता करना चाहते हैं कि इतना परफेक्ट किसने बनाया है। और उससे मिलने के लिए वो सीधा अगले दिन पहुंच जाते हैं डेजर्ट के अंदर, जहां पर वोल्टर रेडी हो रहा था वापस से एक बैच को बनाने के लिए। बट तभी वो देख पाता है कि जेसी के साथ उसके कुछ दोस्त आए हैं जो प्रोडक्ट को देख के बहुत ज्यादा खुश हैं और मिलके काम करना चाहते हैं। बट तभी एमिलो गाड़ी के बाहर आके बोलता है कि ये पुलिस के साथ है, ये डीएई के साथ आया था जब मुझे गिरफ्तार कर रहे थे। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे समझाने की वोल्टर कोशिश करता है कि वो एक पुलिस वाला नहीं है और उसकी बात सुने। बट यहाँ पर पुलिस का नाम सुनते ही दोनों गैंगस्टर्स इनको जान से मारने के लिए रेडी हैं। बट तभी वोल्टर उनसे डील करने के लिए रेडी है कि वो उसे ये परफेक्ट मेथ बनाना सिखाएगा अगर उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया जाए तो। जहां पर दोनों अंदर जाके उसको गन पॉइंट पे पूछने लगते हैं कि उसने कैसे ये मेथ बनाया है। जहां पर साफ करता है वोल्टर कि वो अपनी जान बचाने के लिए बता तो देगा मेथड को, बट यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है। और वो सिगरेट पीते हुए रोकता है और बाहर फिकवा देता है उस सिगरेट को, जो सीधा सूखी घास में जाके गिरती है, जिससे आग लगनी शुरू हो चुकी थी। उसी मोमेंट पे वोल्टर अपना सीक्रेट किसी को बताने नहीं वाला था, इसलिए वो रेड फोस्फोरस यूज करते हुए एक धमाका करता है और बाहर भागते हुए गेट को बंद करता है, जहां पर रेड फोस्फोरस से एक टॉक्सिक गैस पूरी वैन में फैल चुकी थी। और यहाँ पर क्रेज और एमिलो दोनों बेहोश होने लगते हैं और इस गैस की वजह से मरने लगते हैं। हम देखते हैं अंदर से गन शॉट भी हो रहे हैं, बट तब भी वोल्टर ने गेट नहीं खोला और उन दोनों को मरने की हालत में छोड़ दिया। बाद में जेसी को आजाद कराया, दोनों को मास्क पहनाया और सीधा निकल लिए इस प्लेस से दूर, क्योंकि यहाँ पर आग लग चुकी थी और वो जल के मरना नहीं चाहते थे। बट तभी हम देख पाते हैं कि वो टॉक्सिक स्मेल इतनी थी कि इस मोमेंट पे वोल्टर अनकंट्रोल होकर सीधा गाड़ी को मारता है साइड में और बाहर निकल जाता है। जिस मोमेंट पे स्टोरी जुड़ती है एपिसोड के स्टार्टिंग में, जो गन लेके खड़ा हुआ है डेजर्ट के बीचों बीच, और यहाँ पर जैसे उसे लगता है कि पुलिस आ रही है, बट ये तो फायर ब्रिगेड थी, क्योंकि उनकी वजह से आग लग चुकी थी थोड़ी दूरी पे और ये फायर ब्रिगेड उसके लिए आई है। ये देखकर वोल्टर रिलीफ फील करने लगता है कि चलो उसकी जान बच गई। और यहाँ पर जैसे जेसी बाहर आता है, वो पूछता है कि उनके साथ क्या किया है उसने, और वो एक्सप्लेन करता है कि जो करना था वो हो चुका है। रेड फोस्फोरस मार डालता है और अपनी जान बचाने के लिए जो भी करो वो बेस्ट है। हम देखते हैं जेसी उसका साथ देने के लिए रेडी है, क्योंकि जेसी की उनने बहुत पिटाई की थी और अब वो दोनों यहां से निकलने के लिए रेडी हैं अपनी इस आरवी के साथ में। और अब हम एंडिंग सीन में देख पाते हैं कि क्रेज के दिए हुए पैसों को ड्राई करके सुखाने लग रहे हैं और वापस अपने पास लेकर आ चुके हैं, जो क्रेज लेकर आया था डील के लिए। और वहीं उसकी वाइफ को अब टेंशन है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता रहा है और शायद कोई तो गड़बड़ है। बट यहाँ पर वो अपनी वाइफ को किस करता है और इंटीमेट होने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म है, जहां पर वोल्टर वाइट अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा है, बट तबीयत खराब होने की वजह से वॉशरूम में जाता है और वहां पर बेहोश हो जाता है। और स्टोरी स्टार्ट होती है 12 घंटे पहले की, जहां पर वोल्टर वाइट नंगू पुंगू डेजर्ट में खड़ा हुआ है और अपनी आरवी को टो करवाने लग रहा है जेसी के साथ मिलके। और वो टो करने वाला बंदा इनकी तरफ अजीब तरीके से देख रहा है कि जंगल में नंगू पुंगू हो गए कर क्या रहे हैं। बट ये कुछ भी ना बताते हुए उसे क्रेजी 8 के दिए हुए पैसों में से कुछ दे देते हैं, जिसको लेकर आरवी वाला
पता चला जाता है और इस मोमेंट पे वोल्टर और जेसी के बीच में डील होती है कि किसी भी तरह करके वो इन 2 लाशों को ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद कोई भी डील नहीं करेंगे। उनकी टीम टूटती है जिसके लिए दोनों एग्री करते हैं और सीधा आरवी को लेके जाने लगते हैं जेसी के घर पे। बट जहां पर जेसी इन लाशों को अपने घर पे ले जाना नहीं चाहता था बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम देखते हैं यहाँ पर वोल्टर वाइट इन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद ड्रग डीलर बनने के सपने छोड़ने वाला है और फिर घर जाके बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जिसको देखकर स्काइलर को थोड़ा तो डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है जो शायद वोल्टर बता नहीं रहा है। बट तभी उसके पास कॉल आती है जेसी की, जो कस्टमर केयर करके बात करने लगता है बट बताता है कि किस तरह क्रेजी 8 हिलने लग रहा है, वो अभी भी जिंदा है और उनको कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि उसने कभी किसी को जान से नहीं मारा है और ये उसके लिए खतरनाक था। हम देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल कामली वोल्टर कहता है कि तुम अपनी सर्विसेज किसी और को देना और यहाँ पर फोन करने की जरूरत नहीं है, जिसको देखकर स्काइलर को डाउट होने लगता है कि कौन से कस्टमर सर्विस से इतनी देर बात की जाती है, शायद वोल्टर का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। उसको पता लगाने के लिए वोल्टर के जाने के बाद उस नंबर को सर्च करती है और पता लगाती है कि ये तो जेसी पिंकमैन का नंबर है जो उल्टी सीधी हरकत की वेबसाइट बनाता है और अपना एड्रेस तक उसमें लिख के रखता है, जिसके बारे में स्काइलर थोड़ी अब टेंस्ड होने लगी थी कि वोल्टर जैसा अच्छा बंदा ऐसे बेवकूफ के साथ क्यों फोन पे छुप छुप के बातें करने लग रहा है। और अब वही वोल्टर को हम देखते हैं क्लास लेते हुए, बट उसे क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जैसी क्लास खत्म होती है सीधा जाता है स्टोरेज में और वहां से केमिस्ट्री लैब से एसिड चुराते हुए सीधा ले जाने लगता है जेसी के घर में, जहां पर जेसी के घर से क्रेज उठ चुका था और सीधा रोड की तरफ भागते हुए वहां से अपनी जान बचा रहा था। बट तभी वोल्टर को दिख जाता है, वोल्टर उसे रोकने की कोशिश करता है बट वोल्टर को देख के क्रेजी 8 भागते हुए पेड़ से टकरा के गिर जाता है, जहां पर उसे उठा के वोल्टर वापस लाता है और बेसमेंट में छोड़ देता है। बट तभी उन्हें लगता है कि शायद कुछ दिनों में अपने आप मर जाएगा क्योंकि अमीलियो की डेथ तो हो चुकी है, तो शायद इसकी भी हो जाएगी थोड़ी तड़प तड़प के, क्योंकि इसको हॉस्पिटल तो कोई ले जाने वाला नहीं है। बट दोनों को अभी भी टेंशन थी कि किसी तरह करके क्रेजी 8 को बांधना पड़ेगा, अगर उसने पुलिस को कुछ इंफॉर्मेशन दे दी तो शायद उनकी जान तो पक्का जाने वाली है, जिसके लिए जेसी अपनी बाइक को लॉक करने वाले रोड से उसे बांध देता है और यहाँ पर प्लान करता है कि किस तरह अमीलियो की बॉडी को वो एसिड में डिसॉल्व कर देंगे जिससे कोई सबूत बचेगा ही नहीं। और उसको करने के लिए वो टॉइन टॉस करते हैं, जहां पर जेसी को ये करने के लिए एक बड़े से प्लास्टिक टब को खरीद के लाना था, जहां पर वो बार बार वोल्टर से पूछने लग रहा है कितना बड़ा डिब्बा चाहिए, किस मटेरियल का चाहिए, जहां पर वोल्टर उसे बता बता के पक चुका है क्योंकि जेसी बहुत ही ज्यादा डम और बेवकूफ है। और गाइस वैसे जेसी कर भी रहा है ऐसी हरकतें, खुद डिब्बे में बैठ बैठ के देख रहा है कि वो फिट आता है कि नहीं, बट उसे ऐसा डिब्बा कोई सा भी नहीं मिला और बिना उसके वो वापस घर आने लगता है, जहां पर वोल्टर की जिम्मेदारी थी क्रेजी 8 को जान से मारने की। बट हम देखते हैं वोल्टर थोड़ा हिचकिचाने लगता है और नीचे देख के आता है कि किस तरह वोल्टर अभी भी जिंदा है और उसे पहचान पा रहा था। और यहाँ पर वोल्टर उस पर दया दिखाते हुए उसको फूड वाटर और शिट बॉक्स दे के आता है जिससे कि वो थोड़ा नॉर्मली रह सके बंधा हुआ भी। बट यहाँ पर क्रेजी 8 का क्वेश्चन था कि क्या उसका कजन अमीलियो जिंदा है, बट वोल्टर के कुछ ना जवाब देने पे वो समझ चुका था कि उसकी तो मौत हो चुकी है और शायद वोल्टर उसे भी मार दे। बट यहाँ पर वोल्टर ने उसे मारा नहीं था और ऊपर आने के बाद पहली बार लाइफ में वीड करने लगता है जो जेसी से बिलोंग करता था, जहां पर जेसी आने के बाद थोड़ा गुस्सा होने लगता है कि उसका वीड क्यों इस्तेमाल किया, बट उससे पूछता भी है कि कैसा लगा करके, क्योंकि वो उसका टीचर था और उसे लगा नहीं था कि कभी भी कि वो उसके साथ ऐसे टाइम बिताएगा बिल्कुल दोस्तों की तरह। बट यहाँ पर वोल्टर का कहना था कि वो उसे नहीं मार पाया है और उसको इन सब में पता नहीं क्यों आना पड़ा, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, बट अब वो आ गया है तो उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा, बट वो शायद उसे ना मारे, जिसको लेके जेसी बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है क्योंकि उसे तो खत्म करना ही होगा, वरना वो पुलिस के साथ जा सकता है, गैंग बना सकता है और उनकी जान खतरे में पड़ सकती है क्योंकि वो एक गैंगस्टर है, उसकी अकल उसके घुटनों में है, वो ढंग से सोचता नहीं है। बट वोल्टर इन सब चीजों को कल पे टाल के सीधा अपने घर जाने लगता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ को चेकअप के लिए लेके जाना था। और यहाँ पर गाइस वोल्टर को होने वाली है एक बेटी और वो खुश है क्योंकि गाइस ये हरियाणा नहीं है, अमेरिका है, जहां पर बेटी होने पे भी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इन सब को देखते हुए स्काइलर उससे पूछने लगती है कि किस तरह वोल्टर आजकल उससे झूठ बोल रहा है, कुछ तो छिपाने लग रहा है, पूरी रात को बाथरूम में क्या कर रहा था और ये जेसी पिंकमैन कौन है। हम देखते हैं यहाँ पर वोल्टर एकदम टेंस्ड हो चुका था कि अगर ये जेसी के बारे में जानती है तो शायद इसको सब कुछ ना पता चल जाए, इसलिए वोल्टर कहता है कि हाँ मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हूँ चीजों को लेके, इसीलिए मैं गांजा फूकने लग रहा हूँ जो मैं जेसी से खरीदता हूँ। और ये सुनने के बाद
स्काइलर को गुस्सा आता है कि कैसे कर सकता है वो ये सब 16-17 साल के बच्चे करते हैं और उसका ब्रदर इन लॉ डीएई का एजेंट है, तो ऐसा वो कर भी कैसे सकता है। ये बहुत ही ज्यादा बचकाना हरकत है। हम देखते हैं इस बात पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है वोल्टर, बट बोलता है कि उसे कुछ टाइम चाहिए, वो थोड़ा स्ट्रेस आउट हो चुका है सब चीजों को लेके, तो उसको कुछ रिलीफ करने के लिए चाहिए था, तो प्लीज स्काइलर उसे कुछ टाइम दे, उसको मेंटल पीस दे। हम देखते हैं ये कहने के बाद वापस घर जाने लगते हैं, जहां पर स्काइलर को लगता है कि ये काम से ज्यादा टेंस्ड है, इस वजह से ऐसी हरकतें कर रहा है, बट उसको स्टैंड लेते हुए जेसी को वॉर्न करने जाना ही होगा। जिस मोमेंट पे जेसी अमीलियो की बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, बट तभी स्काइलर को देख के डरने लगता है, बट जिसने बॉडी अब तक देखी तो नहीं थी, बट वो उसके घर में चली आ रही है, जहां पर जेसी साफ करता है कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहां से निकल जाए वो, बट वो वॉर्न करने आई थी कि कभी भी उसके लाइफ में उसके हस्बैंड वोल्टर से ना मिले, क्योंकि उसने उसे सब कुछ सच बता दिया है और उसका ब्रदर इन लॉ डीएई में है एक एजेंट जो तुम्हारी हालत पतली कर देगा। हम देखते हैं ये सुनने के बाद तो सच में जेसी डर चुका था कि कहीं वोल्टर ने सबके सामने सच ना बोल दिया हो, बट उसको पता चलता है कि वो मेरुआना की बात कर रही थी, बेसिकली गांजा, जिसको सुनकर जेसी रिक्वेस्ट करता है कि जो भी उसने किया वो अब नहीं करेगा, प्लीज उसकी प्रॉपर्टी से चली जाए, जहां पर स्काइलर उसे वॉर्न करते हुए चली तो जाती है, बट बॉडी को देख नहीं पाती है, जिसको देखकर जेसी रिलीफ फील करता है और उस बॉडी को सीधा अंदर लाने के बाद अपने टब में डालकर एसिड के साथ डिसॉल्व करने की कोशिश करता है और वेट करता है वोल्टर के आने का, क्योंकि पहली बार उसने सब किया है तो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज है और वोल्टर की हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्सा है। किस तरह उसने उस पर इल्जाम लगा दिए वो बिल्कुल भी सही नहीं था, और अगर उसकी वाइफ उसके ब्रदर इन लोगों को लेके आ जाती जो डीएई में है तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी, और उसने अब तक बताया क्यों नहीं है कि उसका ब्रदर इन लॉ डीएई में है। बट हम वोल्टर को देख पाते हैं जो पहले ही स्ट्रेस्ड आउट है और एक्सप्लेन करता है कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसकी वाइफ को डाउट हुआ तो उसने मेरुआना का एग्जांपल ले लिया, वो बेटर है दो लोगों को मारने वाली इंसिडेंट को बताने से, जहां पर अब जेसी इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और डांटने लगता है वोल्टर को कि किस तरह वो उसको इन चीजों में फंसाने लग रहा है, और उसको प्लास्टिक का टब लाने के लिए कहा था। क्या जरूरत है टब की जब उसका बाथ टब रेडी था? उसने बाथ टब में बॉडी को डाला और एसिड से डाल के बिल्कुल पानी पानी कर दिया। बट तभी वोल्टर शॉक में देखता है जेसी को कि उसने उसकी केमिस्ट्री क्लास से कुछ भी नहीं सीखा, क्या उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, और जाने लगता है ऊपर की तरफ देखने के लिए कि उसके स्टूडेंट ने क्या कांड किए हैं। बाथ टब को चेक करने के लिए जाता है, बट जाने से पहले ही बाथ टब के नीचे से पूरे फ्लोर पे ब्लड टपकने लग रहा था एसिड के साथ मिल मिलकर, जिसको देख के वो समझ चुका था कि उसके स्टूडेंट ने काम कर दिया है, क्योंकि एसिड स्टोन सिरामिक बाकी चीजों से रिएक्ट करता है। और तभी जेसी को बुला के समझाने की कोशिश करता है कि बाथ टब के पास भी ना जाए, जहां पर बाथ टब टूट के नीचे गिर जाता है और पूरी जगह अमीलियो की बॉडी डिसॉल्व हुई उनके सामने थी, जिसको देख के दोनों डिस्गस्टिंग फील करते हैं, बट उन्हें साफ तो करना ही होगा। और अब देखते हैं अगले एपिसोड में वो करते क्या है क्रेजी 8 का। बट तब तक के लिए एंडिंग सीन में हम देखते हैं उसी डेजर्ट की प्लेस को जहां पर उनने अपने मास्क फेंके थे, बट उस प्लेस पे आती है एक बच्ची जो उस मास्क को उठाती है और अपने साथ ले जाती है। शायद इसकी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है या फिर नहीं, देखते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर वोल्टर और जेसी मिलके क्लीन कर रहे थे अमीलियो के बॉडी पार्ट्स को जो बिल्कुल एसिड से गल चुके थे। यहां पर वो दोनों बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड फील करते हैं और यहां पर क्रेजी 8 बेसमेंट में बंधा हुआ था और देख पाता है एसिड वाली ब्लड ड्रॉप को अपने आगे गिरते हुए, और समझ पाता है कि अमीलियो की तो डेथ हो चुकी है और उसको अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। यहाँ पर वोल्टर भी याद करने लगता है अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों को, जहां पर वो ह्यूमन बॉडी को पढ़ा करता था और जानना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी बनी किन चीजों से है। और यहाँ पर आज वो एक ह्यूमन बॉडी को क्लीन कर रहा है और उन्हें फ्लश करने लग रहा है टॉयलेट के अंदर। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को क्लीन करते हुए वापस घर में जाने लगते हैं, जहां जेसी के लिए पहला इंसिडेंट था, इस वजह से वो सीधा स्मोक करने लगता है उसी क्रिस्टल्स को जो वोल्टर ने बनाए थे। और यहाँ वोल्टर क्रेजी 8 के पास जाके नीचे क्लीन करने लगता है उसकी प्लेस को, जहां पर क्रेजी 8 साफ करता है कि उसे वोल्टर का नाम पता है, वो एक हाई स्कूल टीचर है, उसका बेटा पाइज है, उसे सब कुछ पता
पता है वोल्टर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जेसी ने उसे सब बता दिया था। जेसी ट्रस्ट करने लायक नहीं है, वो कोई भी बात अपने तक रख ही नहीं सकता। जिसको सुन के वोल्टर को बहुत गुस्सा आने लगता है कि उसको क्यों बताई जेसी ने सारी बातें, और सीधा जाता है जेसी के पास, सीधा दरवाजा तोड़ते हुए, और उसको ब्लेम करता है इन सारी बदतमीजियों के लिए और प्रोफेशनल ना होने के लिए। और उसका सीधा बैग उठा के कहता है कि ये तुम्हें स्मोक नहीं करनी है बल्कि बेचनी है, और उसको खिड़की के बाहर फेंक देता है। यहाँ पर जेसी कंट्रोल ना करते हुए उसके पीछे भागता है उस पैकेट को वापस उठाने के लिए, और वोल्टर उसका पीछा तो करता है, बट वोल्टर की तबीयत खराब थी और वो उसे रोक नहीं पा रहा था। बट जेसी को गाड़ी में बैठने से रोकते हुए समझाने लगता है कि इसमें अगर वो फंसे साथ हैं तो साथ ही निकलेंगे। बट यहाँ पर जेसी का कहना था कि वो निकल चुके हैं, उसने अपना पार्ट कर दिया है और अब वोल्टर की बारी है बेसमेंट वाले को मारने की। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है अपनी गाड़ी में। और इस मोमेंट पे वोल्टर बहुत ज्यादा टेंस्ड है, क्योंकि वो किसी की जान लेना नहीं चाहता था। उसको कोई होप चाहिए थी जिससे कि वो क्रेजी एट की जान बख्श दे, क्योंकि उसने आज तक किसी इंसान को मारा नहीं है और वो करना भी नहीं चाहता था। वहां पर उसकी वाइफ का कॉल आता है जो उसे साफ करती है कि घर आने की कोई जरूरत नहीं है, जहां भी तुम बिजी हो वहीं पर अपनी रात गुजारो। जिसको सुनकर वो थोड़ा टेंस्ड होने लगता है और सीधा बेसमेंट से आवाज सुन पाता है क्रेजी एट की, जिसे भूख लगने लग रही थी, और उसके लिए सैंडविचेस रेडी करते हुए नीचे जाने लगता है। बट उसे आते हैं चक्कर और बेहोशी में सीधा जमीन पे गिर जाता है। और यहाँ पर जब उसकी आंख खुलती है, लाइफ में इस एडवाइस को पक्का याद रखो, अगर किसी ने एक बार ट्रस्ट तोड़ा है तो लाइफ में बार बार ट्रस्ट तोड़ेगा ही। और यहाँ पर वोल्टर उसे माफ नहीं करने वाला था। उसके पास सीधा जाता है की लेकर और उसके घूमने के लिए कहता है, जिससे कि वो उस बाइक वाले लोग को खोल सके। बट वो देख पाता है कि वो अपने पॉकेट से उस बड़े से पीस को निकालने लगता है सीधा वोल्टर पे अटैक करने के लिए, कि जैसे ही वो उसे खोलेगा वो वोल्टर को जान से मार देगा। बट यहाँ पर वोल्टर उसकी लॉक को उल्टी डायरेक्शन में खींचते हुए उसका दम घोट के उसे मारने लगता है, जहां पर क्रेजी एट उस पर अटैक भी करने की कोशिश करता है, बट वो मार नहीं पा रहा था, बल्कि गोल गोल घूमने लगता है उस पोल के चारों तरफ जहां पर उसकी जान जा रही थी। और यहाँ पर वोल्टर कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहता है और उसे बार बार सॉरी कह रहा है, क्योंकि उसको एक इंसान की जान लेनी पड़ रही है। यहाँ पर वोल्टर उसको जान से जल्दी मारने के लिए पैर का इस्तेमाल करता है और बार बार क्रेजी एट उसके पैर को घायल करने की कोशिश करता है, जहां पर खून भी निकलने लगे थे। बट अब क्रेजी एट की मौत हो चुकी है, जिसको देखकर वोल्टर बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान ली थी। और अब हम देखते हैं मैरी, स्काइलर और वोल्टर जूनियर को, जो पेंटिंग कर रहे हैं बेबी रूम के अंदर। और इस मोमेंट पे मैरी को कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी बहन स्काइलर की हेल्प करने के लिए, और यहाँ पर वोल्टर जूनियर जा रहा है अपने दोस्त लुइस के साथ में। हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्काइलर अकेले में मैरी से पूछने लगती है कि उसने अपने दिनों में पॉड तो स्मोक कराई था तो कैसा फील होता है, एक्साइटेड, लो, हाई, सीरियस। और यहाँ पर मैरी का कहना था कि उस टाइम पे तो हाई फील होता है और रिलैक्स भी, तुम क्यों पूछ रही हो। जहां पर स्काइलर सच ना बताते हुए उससे बताती है कि वो अपनी स्टोरी के लिए पूछने लग रही थी। बट यहाँ पर मैरी को लगता है कि शायद वोल्टर जूनियर स्मोक करने लग गया है और उसको रोकने के लिए शायद वो हेल्प कर सकती है। बट तभी स्काइलर साफ करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है और ये सिर्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए पूछ रही थी। और इन सब को सुनने के बाद मैरी सीधा फोन करती है अपने हस्बैंड हैंक को, जहां पर वो शॉपिंग कर रही थी, और उसे बताती है कि किस तरह वोल्टर जूनियर शायद स्मोक करने लग रहा है पॉड, जो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना ही उसके फ्यूचर के लिए। शायद उसके पेरेंट्स उसे ना समझा पाए, बट तुम जरूर समझा सकते हो हैंक, क्योंकि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। जहां पर हैंक को लगता है कि यार उसका फादर समझा सकता है ना वोल्टर, उसको बीच में लाने की जरूरत क्यों है। बट वो मैरी के कहने पे करने के लिए रेडी है। जहां पर मैरी शॉप लिफ्टिंग करने लग रही थी एक हाई हिल शू की, जो उसे पसंद आ रहे थे। पुलिस की बीवी होते हुए भी ये छोटी मोटी चोरियां मैरी करने लग रही थी, जिसके बारे में शायद किसी को पता नहीं है। और अब हम देखते हैं हैंक को, जो अपने केस को स्टडी करने के बाद सीधा जाता है वोल्टर जूनियर के साथ एक ऐसे इलाके में जहां पर सबसे बेकार लोग रहते हैं और ड्रग्स करते हैं। जिस मोमेंट पे जूनियर वोल्टर को लगता है कि अंकल हैंक यहाँ पर क्यों लेके आए हैं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। बट तभी हैंक का कहना था कि यहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनकी जिंदगी छोटे छोटे ड्रग्स
से शुरू हुई थी और अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। क्या तुम भी अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करना चाहते हो जहां पर वोल्टर जूनियर को लगता है कि ये मुझे क्यों बता रहे हो, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। हम देखते हैं उस मोमेंट पे एक लेडी से बात कराने लगते हैं और यहाँ पर वो लेडी सरप्राइज थी एक बूढ़े टकले और एक बच्चे को देख के, और वो उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती है। जहां पर जैसे वो जाने लगती है उस मोमेंट पे अंदर हम देख पाते हैं जेसी को, जिससे वही लेडी इंटीमेट हो रही थी। और यहाँ पर हैंक वापस लेके आ जाता है वोल्टर जूनियर को उसके घर पे, क्योंकि उसे लगता है कि आज के लिए सबक बहुत है, शायद ये लड़का सुधर ही जाए। क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि शायद ये पोट वोट करता है जो सेहत के लिए और लाइफ के लिए दोनों के लिए बेकार है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। ये सिर्फ स्काइलर पूछ रही थी वोल्टर के लिए, क्योंकि वोल्टर ने स्काइलर से झूठ बोला है कि वो पोर्ट करने लगा है जो बेसिकली गांजा है। और एक चेतावनी गाइस, ये सब चीजें अमेरिका में सही लगती हैं, इंडिया में मत करना, क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स थेरेपी के लिए नहीं भेजेंगे, झाड़ू से मार मार के टांगे तोड़ देंगे। और अब हम देखते हैं जेसी को जो वापस आ चुका था अपने घर पे और देख पाता है अपने बाइक के लॉक को जो अलग रखा हुआ है, जिसका मतलब क्रेजी गेट को मार दिया है वोल्टर ने, और यहाँ पर पूरी वैन को भी साफ कर दिया है, जिसको देखकर जेसी बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि उसके जाने के एक दिन के अंदर वोल्टर ने सब कुछ साफ कर दिया है और इसके बाद शायद अब उनकी डील खत्म हो जाए जो भी उन्हें मेथ बनाने की थी। जहां अब हम हैंक को देख पाते हैं जो अमीलियो की गाड़ी के पास पहुंचते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने लग रहे थे कि यहाँ पर उनने मेथ की सप्लाई तो की है क्योंकि उनके पास छोटे छोटे सैंपल्स थे, बट वो यहाँ पर अपनी गाड़ी छोड़ के क्यों चले गए जंगल में आग लगाने के बाद। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर उन्हें एक मास्क मिला था जो बेसिकली वोल्टर ने पहना था, बट उनको सबूत के तौर पे मिल चुका है और अब वो इस पूरी चीजों को अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वहीं हम देखते हैं वोल्टर को, जिसको बहुत ज्यादा गम हो रहा था कि पहली बार उसने किसी इंसान की जान ली है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, और याद करने लगता है अपने यूनिवर्सिटी वाले दिन जहां पर वो पढ़ रहा था ह्यूमंस के अंदर सिर्फ केमिकल्स ही नहीं है बल्कि एक आत्मा भी है, जो शायद वोल्टर ने आज खत्म कर दी है। जिस मोमेंट पे वोल्टर अपने घर जाता है और देख पाता है अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा सैड, क्योंकि उसे लग रहा था कि वोल्टर उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा है और ये अच्छी बात नहीं है एक रिलेशनशिप के लिए। जिस मोमेंट पे वोल्टर उसे प्रॉमिस करता है कि झूठ नहीं बोलेगा और आज उसे सब कुछ सच सच बता देगा। जहां पर ये एपिसोड खत्म होता है, जहां पर हैंक अपनी रिपोर्ट पेश करता है क्रेजी 8 और अमीलियो के बारे में, जहां पर क्रेजी 8 अपने कजन अमीलियो को मिलने के बाद गायब था। शायद दोनों गैंगस्टर हैं तो किसी केस में मारे गए हों, बट उनको इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना होगा, क्योंकि उनकी गाड़ी उन्हें डेजर्ट में खाली मिली थी कुछ मेथ सैंपल के साथ में जो 99.1% प्योर है, जो अब तक के बेस्ट सैंपल्स थे। यहां तक कि उनके खुद के साइंटिस्ट भी इतना प्योर नहीं बना सकते हैं। तो शायद कोई नया प्लेयर आ चुका है टाउन में जो टाउन के अंदर रहकर ये सब प्रोड्यूस करने लग रहा है। और यहाँ पर उन्हें एक मास्क भी मिला है जिसके अंदर सेम सैंपल एब्जॉर्ब थे, तो वो पता लगा के रहेंगे कि ये है कौन। जो भी है वो हाई स्किल सेट का है और उसके पास कुछ ज्यादा ही पावर और कनेक्शन है, जो टाउन के अंदर डेजर्ट के आसपास ये सब चीजें करने लग रहा है। और वहीं हम देखते हैं वोल्टर को जो रियल में इन सब के पीछे था और वो सिर्फ ये सब पैसे के लिए करने लग रहा है। जहां पर हैंक उसको ढूंढ के रहेगा अपनी टीम के साथ मिलके, बट बाद में वोल्टर की फैमिली के साथ ही लंच के लिए जाता है, जहां पर वो डिस्कस करता है लव स्टोरी वोल्टर और स्काइलर की, जहां पर स्काइलर इमोशनल होकर रोने लगती है और पता चलता है वोल्टर के हाथों की किस तरह से लंग कैंसर है और पिछले 1 महीने से उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया है। जहां पर हैंक का कहना था कि वोल्टर तो स्मोक भी नहीं करता है तो उसे लंग कैंसर हुआ कैसे, जहां पर स्काइलर का कहना था शायद उन केमिकल से हुआ हो जब ये लेबोरेटरी में काम करता था, बट तभी साफ करता है वोल्टर की ऐसा नहीं हुआ है, उसे तो अभी पता चला है और उन्हें ज्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए। बट यहाँ पर मैरी बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि उसने अभी क्यों बताया। फैमिली से तो बातें शेयर कर सकता है ना, क्योंकि वो सब उसकी फैमिली हैं। और यहाँ पर वो एक रेडियोलॉजिस्ट से बात करेगी और उसकी अपॉइंटमेंट तक बुक करेगी, जहां पर वोल्टर एग्री तो करता है बट उसे पता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पूरा ट्रीटमेंट करवा सके। जहां पर वो हैंक या किसी और से पैसे नहीं लेना चाहता है, बट हैंक उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी फैमिली का ख्याल रखेगा चाहे एंड में कुछ भी हो, जिसको सुन के वोल्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हैंक फादर प्लेस ले उसकी फैमिली में, क्योंकि वो है फादर अपने बच्चों का और उसे केयर करनी चाहिए ना कि हैंक को। और वहीं कुछ देर बाद वो अपने वुंड्स पर मेडिसिन लगाने लगता है जो उसे क्रेजी 8 को मारने टाइम लगी थी, और यहाँ पर उसके पैंट पे ब्लड स्टेन की वजह से उसे धोने लगता है, बट बहुत ज्यादा सिक महसूस कर रहा था। और यहाँ पर वो अपनी वाइफ तक से कुछ शेयर ना करते हुए उसके साथ सीधा रेडियोलॉजिस्ट के पास जाता है और देख पाता है अपनी वाइफ को रेडियोलॉजिस्ट से बात करते हुए और
$5000 डिपॉजिट करवाने की बात करते हुए, जिसको सुन के वॉल्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो सब क्रेडिट कार्ड पे इतना सब पे नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर वो हैंक और अपने मॉम दोनों से ही पैसे लेने के लिए रेडी नहीं है। बट कुछ टाइम में अपनी मॉम को बता देगा अपने लंग कैंसर के बारे में, जहां पर वॉल्टर अपनी पेंशन से कुछ पैसे निकलवा के अपना इलाज कराने के लिए एग्री करता है, जिससे स्काइलर खुश हो जाती है। बट गाइस वॉल्टर तो चुपचाप जाता है वेंट के पास और अपने साइड बिजनेस से कमाए हुए पैसों को चुपचाप निकालने लगता है और यहाँ पर जूनियर वॉल्टर के वॉक इन करते ही उन पैसों को छुपाता है और कुछ को तो वेंट में उड़ जाने देता है, जिससे कि उसका बेटा नोटिस ना कर पाए। जहां पर उसका बेटा थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है कि उसके डैड अपनी जान बचाने के लिए कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, कुछ अलग सा बिहेव कर रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां पर वॉल्टर कुछ ना कहते हुए अपने पैसों को कलेक्ट करता है और सीधा बैंक की तरफ जाने लगता है, जहां पर उसे डर था कि अगर कोई रोक के उससे पैसे पूछेगा कि कहां से आए तो क्या जवाब देगा। बट यहाँ पर पुलिस ने कहीं उसे रोका नहीं, वो सीधा बैंक में जाने लगता है। बट एक अनोइंग गाय उसे मिलता है जो उसकी पहले पार्किंग स्पॉट ले लेता है और सबसे बड़ा ही बदतमीजी से बात कर रहा था, जो बिहेवियर वॉल्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है और वो उसे नोटिस करते हुए अपने पैसे जमा कराकर वापस घर आने लगता है, जहां पर ट्रीटमेंट के अपॉइंटमेंट के लिए उसने $5000 तो डिपॉजिट करा दिए थे। और अब गाइस हम देखते हैं जेसी को, जो अपने दो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है अपने घर पे। बट उसका एक दोस्त पूछता है कि घर में हुआ क्या है, ये पूरा एरिया अजीब सा टूटा हुआ है। हम देखते हैं जेसी झूठ बोलता है कि उसके घर को रिपेयर चाहिए क्योंकि वो पुराना हो चुका है, जहां पर उसके दोस्त किसी अपने जानने वाले का नंबर भी देते हैं जो उस घर को ठीक कर सकता है और यहाँ पर वो सिर्फ आए हैं कुछ नशा वशा करने। हम देखते हैं जेसी पहले तो मना करता है क्योंकि करना नहीं चाहता है, बट उसके दोस्त इंसिस्ट करते हैं कि अगर वो नहीं करेगा ये सब तो इससे बेटर है कि वहां से चले ही जाएं। बट तभी जेसी बोलता है कि उनको जाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर रुक सकते हैं उसके साथ में। उसके लिए वो एक अमेजिंग चीज लाया है जो है मेथ, जो उसने खुद कुक की है बहुत लंबे टाइम बाद, क्योंकि उसका पहला पार्टनर अमीलियो तो जेल जा चुका था, अब पता नहीं कहाँ है। बट अभी वो अकेला कुक करने लगा है और यहाँ पर उसने कुक किया है बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म का मेथ जो उन्हें बेस्ट लगेगा। हम देखते हैं अपने दोस्त को इंसिस्ट करने और रोकने के लिए वो उन्हें वो मेथ फ्री में देने के लिए भी रेडी है, जिससे कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करें और वो इस घर में अकेला ना रहे जहां पर 2 लोगों की मौत हुई थी। हम देख पाते हैं उनके मेथ एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट डे जेसी अकेला घर में उठता है, जो मेथ करने के बाद हलुसिनेट करने लग रहा था कि किस तरह उस पर लोग अटैक कर रहे हैं, उसे अरेस्ट करना चाह रहे हैं और उसे जान से मारना चाह रहे हैं, जिनसे बचने के लिए वो चुपचाप घर के पीछे के रास्ते से भागकर अपनी जान बचाता है, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में। रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जहां पर जेसी कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और रात तक अपने पेरेंट्स के घर पे पहुंचता है और पकड़ा जाता है पीछे के रास्ते से आने के लिए। हम देखते हैं उसके पेरेंट्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लंबे टाइम पहले उसे घर से निकाल चुके थे और अपने छोटे बेटे को ही अपना आइडल समझते थे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जेसी के बहाने पे एक डिसअपॉइंटमेंट सी थी जो जेसी भी नोटिस कर पा रहा था, बट सीधा अपने कमरे में जाके सो जाता है जो उसका बचपन का रूम था। हम देखते हैं जेसी के बारे में उसके पेरेंट्स टेंस थे कि ये कोई ड्रग्स या फिर कोई गलत काम करके आ चुका है और उन्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए। बट उसकी मॉम को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे एक और चांस दें, जहां पर उसके डैड इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। बट यहाँ पर उसके मॉम के कहने पर वो घर पे रुक चुका था, जहां पर उसको डिनर दिया जाता है और कुछ टाइम तक वो वहां पर रुकने के लिए रेडी है और अपने भाई से मिलता है जो इतना बिजी है कि उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। और वो एक टॉपर था क्लास का, जो जैसे बिल्कुल भी नहीं था अपने टाइम में, और यहाँ पर वो एक भी चीजों से रिलेट नहीं कर पाता है अपने भाई से। और यहाँ पर उसकी मॉम भी उस पर यकीन नहीं करती हैं और उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ती हैं, गेट खुला छोड़कर जाती हैं बार बार नोटिस करते हुए, जो बात जेसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और यहाँ पर उसके भाई को मतलब ही नहीं है कि जेसी उसके पास आए या ना आए, जिसको देख के जेसी गुस्सा होते हुए बाहर जाके स्मोक करने लगता है और अपने दोस्त से बात करता है जो उसके प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा इंप्रेस था और वो और क्रिस्टल्स चाहता है अपने और दोस्तों के लिए, और इस बार फ्री में नहीं चाहिए, वो पैसे भी देंगे जितना उस प्रोडक्ट की कीमत है। हम देखते हैं ये सुनकर जेसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि एक पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आई है और वो इसको खोएगा नहीं, जिसके लिए वो सीधा अगले दिन चला जाता है वॉल्टर से मिलने के लिए, जहां पर वॉल्टर गुस्सा था कि वो घर पे क्या कर रहा है उसके, और वो उसे क्या यहाँ पर फंसाने के लिए आया है, जहां पर वो साफ मना करता है कि उसकी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है और
वो तो सिर्फ चाहता है कि वो और प्रोडक्ट्स बनाए जिससे कि उनको बेच सके। उसके पास ऑफर आया है और वैसे भी उसने जितना भी क्रिस्टल बनाया था उसे स्मोक नहीं किया बल्कि दूसरों को बेच दिया है। हम देखते हैं यहाँ पर इस मोमेंट तक भी वोल्टर उसकी बातों के लिए एग्री नहीं करता है क्योंकि उसकी लाइफ एक बार खतरे में पड़ चुकी है और वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, इसीलिए वहां से भगा देता है जेसी को। बट जेसी जाने से पहले उसे $4000 देकर जाता है जो उसने मेथ को बेच के कमाए थे, क्योंकि वो लॉयल रहेगा अपने बिजनेस से। और यहाँ पर अब वोल्टर उन पैसों को इकट्ठा करने लगता है क्योंकि जेसी गुस्से में फेंक कर गया था। यहाँ पर वोल्टर को पैसों की सख्त जरूरत है बट वो अभी भी ट्राई कर रहा है कि वो फिर से क्रिस्टल मेथ ना बनाए। और अब डॉक्टर के पास जाके पता करता है कि उसके पास बहुत कम टाइम है, उसे जल्द से जल्द थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी और अगर कोई इशू ना रहा तो पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और इस प्रोसेस के लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिएगा और हेल्प चाहिएगी फैमिली की, क्योंकि उसकी हेल्थ इश्यूज अभी बढ़ते जाएंगे ट्रीटमेंट के दौरान। जहां पर स्काइलर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है और यहां तक कि एक जॉब भी करेगी जिससे कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। बट इससे वोल्टर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस मोमेंट पे उसे जॉब नहीं करना चाहिए और यहाँ पर वो बिना ट्रीटमेंट के भी रुक जाएगा अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो। बट यहाँ पर वोल्टर जूनियर ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है कि उसके डैड मरना पसंद कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी के, और गुस्सा करने लगता है अपने डैड पे ही। जहाँ पर समझ पा रहा था वोल्टर कि उसे कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यहाँ पर जेसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, जहाँ पर पेरेंट्स के घर पे मेड को एक स्मोकिंग वीड मिलता है जिससे उसके पेरेंट बहुत ज्यादा गुस्सा थे और जेसी को ब्लेम करते हैं बिना कुछ सोचे समझे और जेसी को घर से भी निकाल देते हैं। जहां पर पता चलता है कि ये जेसी की वीड नहीं थी बल्कि उसके छोटे भाई की थी जो छुप छुप के स्मोक किया करता था। बट जेसी को जैसे ही पता चलता है वो उसको तोड़कर वहां से फेंकते हुए सीधा निकल जाता है अपने भाई पे गुस्सा करते हुए कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे फिर से डांटा और घर से निकाल दिया। और अब एंडिंग सीन में हम वोल्टर को देख पाते हैं जो गुस्सा होकर घर से निकल चुका था और बहुत ज्यादा सिक महसूस करता है और देख पाता है उसी क्रेजी गाय को जो उसे पहले फ्रस्ट्रेट कर रहा था। हम देखते हैं अपना सारा गुस्सा उसकी गाड़ी पे उतारता है उसके अंदर स्पार्क करते हुए, जिससे कि उसमें आग लग के ब्लास्ट हो जाता है पेट्रोल पंप के ऊपर, जहां पर वो बंदा कुछ नहीं कर पाता है और पहली बार वोल्टर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। और अब शायद वो जेसी के साथ कोई बात भी करे, वो सब देखते हैं अगले एपिसोड में, जहां वोल्टर अपनी वाइफ स्काइलर के साथ एक पार्टी में जा रहा है जो उसी के पुराने दोस्त एलियट की थी। बट यहां पर वोल्टर अपने पुराने दोस्तों से मिलना नहीं चाहता है क्योंकि वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपनी लाइफ में, जहां पर ये बात अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं कर सकता है और अपने छोटे से गिफ्ट से एम्बेरस होने लगता है। बट वहां पर पार्टी में मिलने के बाद एलियट और उसकी वाइफ ग्रेचन से अच्छे से बात करता है जैसे कि बहुत पुराने दोस्त मिले हों। बट उसको अंदर ही अंदर एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि वो इन जितना सक्सेसफुल नहीं है। जहां वो कुछ देर में एक लाइब्रेरी के अंदर पोस्टर्स को चेक कर पाता है जो एलियट के बारे में थे और उसकी कंपनी ग्रे मैटर के, जिन सबको सोचते हुए समझ पा रहा था कि वो लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका है। और अपने पुराने दूसरे दोस्तों से मिलकर पता लगाता है कि किस तरह वोल्टर उनका बेस्ट स्टूडेंट था और यहाँ पर वो क्लिस्टोग्राफी टेक्निक का तो माहिर था जिसको यूज करते हुए ही आज बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होने लग रहे हैं, जहां पर उन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं वोल्टर नहीं की थी। बट यहाँ पर वो इन सब का क्रेडिट ना लेते हुए चुपचाप वहां से जाने लगता है क्योंकि वो नहीं बता सकता है कि वो एक छोटा सा स्कूल टीचर है। जिस मोमेंट पे एलियट अलग से आके उससे मिलता है, उससे पुराने दिन की बातें करता है जैसे कि वो पुराने दोस्त कुछ लंबे टाइम बाद मिले हों। बट थोड़ी ही देर में उसे एक जॉब ऑफर करता है अपनी कंपनी में, जिसको देखकर वोल्टर को ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो तो सिर्फ दोस्त थे और वो दोस्ती के बीच में जॉब को नहीं लाना चाहता है। बट उसको बार बार इंसिस्ट करता है एलियट कि वो ये जॉब ले ले और इसके अंदर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस भी है जो शायद उसके काम आ सकता है। जिसको सुनते ही समझ चुका था वोल्टर कि जरूर इसको स्काइलर ने कुछ बताया होगा, जिसके लिए वो साफ मना करता है और एक्सप्लेन करता है कि उसकी खुद की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिससे कि वो जॉब एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बाहर जाने के बाद अपनी वाइफ स्काइलर को डांटने लगता है कि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी और को नहीं बतानी चाहिए, वो हमसे दूर जा चुके हैं और अब वो हमारे दोस्त इतने नहीं हैं। जिस मोमेंट पे स्काइलर अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए सब चीज ट्राई कर रही थी, बट ये बात वोल्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और गाड़ी में बैठ के सीधा घर की तरफ जाने लगता है, जहां पर स्काइलर भी उससे नाराज है क्योंकि उसने सिर्फ कोशिश की उसकी जान बचाने की और वो कब तक चुप रहे कि उसके हस्बैंड की जान जाने वाली एक
कैंसर से और वो कुछ भी नहीं कर पाए। बट गाइस वोल्टर हार मानने के लिए रेडी नहीं है दूसरों के आगे, स्पेशली जब वो उसके पुराने दोस्त हों। और यहाँ अब उसका बेटा भी उससे बात नहीं कर रहा है, ना ही उसकी वाइफ, और ये बात वोल्टर समझ पा रहा था। और लेटर जूनियर वोल्टर स्कूल के बाद पकड़ा जाता है बियर खरीदते हुए अंडर एज में, जहां पर अपने फादर के बदले बुलाता है अंकल हैंक को, जो थोड़े वरीड थे उसके लिए और टेंस्ड भी थे कि कल को वोल्टर को पता चलेगा कि उसने बाप के बदले अंकल को बुलाया है तो उसको बुरा फील ना हो। बट यहाँ पर घर ले जाने के बाद पता चलता है कि उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि वोल्टर अपने ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं है। वो नहीं चाहता है कि ट्रीटमेंट हो, जिससे स्काइलर बहुत ज्यादा परेशान है। और उस मोमेंट पे इमोशनल होते हुए बताती है कि किस तरह वोल्टर पोर्ट भी स्मोक करने लगा था और वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, जैसे कि उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लग रहे हैं और वो किसी की हेल्प भी नहीं चाहता है। शायद हम सबको बैठ के मिलकर बताना चाहिए उसे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसको ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। जब कोई उसका पुराना दोस्त हेल्प कर ही रहा है पैसों से, तो वो क्यों ना ले उस हेल्प को, क्योंकि उसकी जान नहीं बची तो वो करेंगे क्या। उसकी पूरी फैमिली लगभग खत्म ही हो जाएगी, उसका बेटा भी हैंडीकैप है, उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, तो उसको ये हेल्प ले लेनी चाहिए। जहां पर पूरी फैमिली मिलके बैठ के उसको समझाने की कोशिश करेगी शाम में आने पे। बट यहाँ पर वोल्टर कुछ सुनना ही नहीं चाहता है, उसे लगता है कि अपने दोस्तों से पैसे उसे नहीं लेने चाहिए। बट यहाँ पर धीरे धीरे समझाने लगती है स्काइलर कि किस तरह वो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और वो उसे ऐसे मरने नहीं देंगे। जहां पर जूनियर वोल्टर भी बहुत ज्यादा इमोशनल था और एक्सप्लेन करता है कि उसके फादर को डरना नहीं चाहिए, कीमियोथेरेपी से डर लग रहा है, किस चीज से, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। यहां तक कि अपने बेटे जूनियर वोल्टर को भी उसको पूरी जिंदगी संभालना है क्योंकि वो हैंडीकैप है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वोल्टर कुछ नहीं कहना चाहता है और इमोशनल होने लगता है कि वो अपनी फैमिली को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। वहीं मैरी और हैंक सपोर्ट करते हैं वोल्टर को कि ये अब उसका डिसीजन है, वो अगर पैसे नहीं लेना चाहता अपने आत्मसम्मान के लिए तो वो उसकी मर्जी है और वो अपनी लाइफ में जो चाहे कर सकता है। क्योंकि जितने लोग भी कैंसर और बीमारी से जूझ रहे होते हैं वो कोई भी हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने लास्ट मोमेंट अपनी फैमिली के साथ बीते और शायद वोल्टर भी यही चाहता है। हम देखते हैं इन सबसे वोल्टर इमोशनल होते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि वो किसी से पैसे ऐसे नहीं मांगेगा और आखिरी मोमेंट पे अपनी फैमिली के साथ ही रहेगा। वो नहीं चाहता है 100-200 गोलियों को डेली खाना, अपने आप को गंजा करवाना और बाकी सब चीजें, उसे नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ रहना है। और ये सुनकर स्काइलर बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि उसने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है ट्रीटमेंट वाले प्लान को। बट अगले ही दिन सुबह उठने के बाद अपनी वाइफ से मिलता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे गुस्सा ना हो क्योंकि वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे थोड़ा सा झुकना भी क्यों ना पड़े। जहां पर ये देख के स्काइलर बहुत ज्यादा खुश है। और वहीं हम देखते हैं जेसी को, जो वोल्टर के प्लान फेल होने के बाद एक नॉर्मल जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, एक इंटरव्यू के लिए भी जाता है, बट उसको सेल्स की पोजीशन पे नहीं रखा जा रहा है बल्कि रोड साइड एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा जाने वाला था, जिसको देख बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और वहां से बाहर जाकर रोड साइड एडवर्टाइजिंग वाले को देखता है, जो पता चलता है कि उसका पुराना फ्रेंड बैजर ही था, जो अपनी जॉब को हेट तो करता है बट रिहैबिलिटिंग प्लान की ऑर्डर्स की वजह से ये जॉब करने लग रहा था जो उसे जज ने दी थी क्योंकि वो पकड़ा गया था। जहां पर दोनों स्मोक करते हुए बात करते हैं कि किस तरह उनको नॉर्मल जॉब ले लेनी चाहिए क्योंकि शायद उनके पास कोई और चारा नहीं है। वैसे तो बैजर को क्रिस्टल्स चाहिए स्मोक करने के लिए और शायद जैसी एक पैक बना सकेगा, बट यहां पर जैसे ही साफ करता है कि वो अपने बिजनेस से रिटायर हो चुका है क्योंकि उसके पार्टनर ने उसको कहीं ना कहीं धोखा दे दिया है उसकी इतनी मेहनत के बाद भी। इस वजह से वो सब चीजें छोड़ रहा है और ऊपर से रॉ मटेरियल होते हैं वो मिलना भी बहुत मुश्किल है। सूडो मटेरियल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और रेयर है। जहां पर बैजर एक्सप्लेन करता है कि वो रॉ मटेरियल तो ले आएगा, उसे सिर्फ कुछ ऊपर के पैसे कमाने हैं और स्मोक करना है, जिसके लिए जैसी पहले तो तैयार नहीं था बट अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि उसकी ना जॉब लग रही थी और ना ही उसके पास कोई और प्लान था। जहां पर वो बैजर के ऑफर को लेते हुए सारे रॉ मटेरियल को आरवी के अंदर डलवा देता है और देख पाता है बैजर बुलेट होल्स को जो उसकी गाड़ी में थे और डरने लगता है कि शायद कोई पंगा हुआ है। बट जैसे बोलता है कि ये तो वेंटिलेशन होल्स हैं ना कि बुलेट होल्स, ये देखकर बैजर उसकी बात मान भी जाता है और सारे रॉ मटेरियल्स खाने और एक क्रॉसबो को लेकर
लेके वापस डेजर्ट के बीचों बीच चला जाता है, फिर से उन्हीं स्टेप को फॉलो करने के लिए जो वोल्टर ने किए थे, और यहाँ पर वो मैथ बनाने भी लगता है क्रिस्टल फॉर्म में, बट वो वैसी क्वालिटी प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था जैसी वोल्टर ने की थी। इसके प्रोडक्ट थोड़े क्लाउडी है और ग्लास क्लियर नजर नहीं आ रहा है, जिसको देख के उसे गुस्सा आता है और पूरे बैच को बाहर फेंकने लगता है। बट ये देख के बैचर को गुस्सा है कि इतनी मेहनत से अमेजिंग प्रोडक्ट बना है और इसे फेंक क्यों रहा है। बट यहाँ पर जेसी के लिए ये पैक उतना क्लियर और अच्छा नहीं था जैसा वोल्टर बनाया करता था, और उसे वही क्वालिटी चाहिए, जिसके लिए वो फिर से ट्राई करने जाता है। बट बैजर को उस पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि वो किस तरह रॉ मटेरियल को वेस्ट कर रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां पर वो दूसरी तीसरी टाइम पे भी प्रॉपर प्रोडक्ट ना बनाने की वजह से फेंकने की कोशिश करता है। बट यहां पर साफ कहता है बैचर कि वो इस प्रोडक्ट को यूज करेगा, बेचेगा, परफेक्ट रहेगा। वो क्यों नहीं समझ रहा है कि इतने परफेक्शन की जरूरत नहीं है। जहां पर जेसी का कहना था कि उसे परफेक्ट क्वालिटी चाहिए कंज्यूमर के लिए, और यहां पर अगर परफेक्टली नहीं बनाया तो शायद उसकी क्वालिटी इतनी ना बिके। हम देख पा रहे थे कि यहां पर एक हिपोक्रेसी है, जहां पर आज तो जेसी और बैजर हैं, बट एक टाइम पहले यहां पर जेसी और वोल्टर भी सेम बिहेव करने लग रहे थे। और अब इस मोमेंट पे जेसी की ये हरकतें देख के बैजर उसे पकड़ पकड़ के मारने लगता है, क्योंकि वो इन सब चीजों को वेस्ट नहीं जाने देगा। बट यहां पर जेसी उसके आंखों में पाउडर डाल के आरवी से धक्का मार के वहां से भागने की कोशिश करता है, जहां पर बैजर उस पर क्रॉसबो भी चलाता है, बट उसको पकड़ नहीं पाता है। जहां पर गुस्से में जेसी रोजर को रेगिस्तान में छोड़ के वापस वहां से भाग के जा चुका था। और अब हम देखते हैं वोल्टर को नेक्स्ट डे सीधा कॉल आती है उसके पास ग्रिचन से, जो इमोशनल थी, और वो बोलती है कि तुम्हें पैसे ले लेने चाहिए अपने कैंसर के इलाज के लिए, क्योंकि एलाइट ने तुम्हें ऑफर भी किया था। जहां पर वोल्टर साफ मना करता है कि वो ये पैसे नहीं लेगा क्योंकि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, बट ये बात फेक थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे ग्रेचर बहुत ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि उसे लगता है कि वोल्टर अपने पुराने रिलेशनशिप की वजह से, जो शायद ग्रेचन के साथ थे, इसलिए पैसे नहीं ले रहा है और वो इन बातों को भूल जाए। बट यहाँ पर वोल्टर कुछ ना जवाब देते हुए फोन कट करता है और सीधा जेसी से जाके मिलता है, जहां पर जेसी सारे ग्लासवेयर को फिर से साफ करके रखने लग रहा था। और इस टाइम पे वोल्टर को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट यहाँ पर वोल्टर उसके पास आके एक्सप्लेन करता है कि फिर से वो क्या मैथ बना सकते हैं। हम देखते हैं इस टाइम पे जैसे के पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, बट देखते हैं वो अगले एपिसोड में हाँ कहता है या ना। तो ब्रेकिंग बैड के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 में हम देखते हैं वोल्टर और जेसी मिलके काम करने के लिए रेडी है। बट यहाँ पर वोल्टर जैसे आरवी के अंदर एंटर करता है, वो देख पाता है कि सब कुछ टूटा फूटा था, और रिक्वेस्ट करता है जेसी को कि अगली बार से कुकिंग उसी का डिपार्टमेंट है। बट यहाँ पर जेसी सिर्फ सेल करेगा और उसके बारे में उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। उसे मतलब नहीं है कि जेसी कैसे सेल कर रहा है, वो सिर्फ बनाएगा, जेसी बेचेगा। ये उनकी डील हो चुकी थी। और बाद में जाता है अपनी कीमियोथेरेपी के लिए अपनी वाइफ के साथ में, बट वो वाइफ को रिक्वेस्ट करता है कि उसके सपोर्ट में आई, बहुत बढ़िया बात है, बट वो कुछ टाइम अकेला चाहता है। वो घर जाए, बच्चों का ख्याल रखे, उन्हें स्कूल भी जाना है। जहां पर वो एलियट के दिए हुए पैसे के बारे में पूछने लगती है, तो बोलता है कि हाँ, एलियट ने तो पैसे दे दिए, तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। बट रियलिटी में वोल्टर ने अपने दोस्त एलियट से पैसे मांगे नहीं थे, क्योंकि उसको अपने दोस्त से पैसे मांग के नीचा फील नहीं करना था। उसे अपने ऊपर प्राइड था कि वो अपना इलाज खुद करवा सकता है। जहां पर वाइफ को भेजने के बाद वो कीमोथेरेपी लेने लगता है अकेले हॉस्पिटल के अंदर, पर बाद में स्कूल भी जाता है पढ़ाने के लिए, जहां पर उसकी थोड़ी तबीयत खराब होने पे उल्टी करता है। और यहाँ पर जेनेटर ह्यूगो उसको हेल्प करता है खड़ा होने के लिए, और च्युइंगम देते हुए उसे बेटर फील कराने की कोशिश कर रहा था, और बताता है कि वो उसकी हेल्प के लिए वहां पर है, जिसको देख के वोल्टर को अच्छा लगने लगता है। और वापस वो क्लासेस के लिए जाता है, नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू करता है। बट यहाँ पर स्काइलर उसे लेके जा चुकी थी थेरेपी के लिए, क्योंकि वो घर पे अच्छे से बात नहीं कर रहा है और थोड़ा कंजर्वेटिव फील कर रहा था इसलिए। बट यहाँ पर स्काइलर को एक्सप्लेन करता है सब लोगों के आगे कि उसे थोड़ा अकेला रहना पसंद है, उसे अब कैंसर हो चुका है, और इस मोमेंट पे वो कुछ टाइम अपने साथ नेचर में बिताना चाहता है, इसलिए वो थोड़ा फैमिली से दूर है। उसको वैसे फैमिली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर नेचर के बदले वो रियलिटी में तो जा रहा था डेजर्ट के बीचों बीच मैथ कुक करने के लिए जेसी के साथ में, जहां पर उसकी तबीयत और खराब होने लगती है। और जेसी देख पाता है
कीमियोथेरेपी के निशान उसकी चेस्ट पे और बताते हैं कि किस तरह उसकी आंट को भी ये थेरेपी लेनी पड़ी थी, बट वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो लेट हो चुकी थी उस स्टेज के लिए और शायद वोल्टर को भी बता देना चाहिए था कि उसकी हालत खराब है। यहाँ पर जैसी जानना चाहता है कि उसका पार्टनर किस हालत में है, वो एक बुरा इंसान नहीं है। जहाँ पर वोल्टर अपनी प्रॉब्लम्स को ना शेयर करते हुए वापस कुक करने के लिए जाता है, बट उसकी ज्यादा तबीयत खराब होने पे वो जेसी को कंटिन्यू करने के लिए कह रहा था। और यहाँ पर जेसी उसे कुछ टिप्स देता है कि वो आइस पैक लगा सकता है अपने सर पे कीमियोथेरेपी के टाइम पे, वो शायद उसको हेल्प करेगी, क्योंकि उसकी आंट की डेथ भी कैंसर से ही हुई थी और वो उसका ख्याल रखता था। और वैसे जैसे ये भी समझ चुका था कि अब तक वोल्टर जो भी कर रहा है वो अपनी फैमिली के लिए पैसे जोड़ने के लिए करने लग रहा था, चाहे वो इलीगल क्यों ना हो। और बाद में जाता है उन सबको बेचने के लिए, जहां पर जेसी अपनी पूरी मेहनत कर रहा था यहां वहां जाकर सारा बैच बेचने के लिए, बट वो सिर्फ 1 आउंस का ही बैच बेच पाया, जिससे उसे $2600 मिले, जिससे वोल्टर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके हिस्से में $1300 आए हैं, जिनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, उसे ज्यादा पैसा चाहिए, सारे बैच को बेच देना चाहिए था। बट जेसी का कहना था कि इतने बड़े बैच को खरीदेगा कौन, वो सिर्फ छोटे छोटे पैकेट्स में ही बेच पा रहा है और ऊपर से उनको डिस्ट्रीब्यूटर मिलने वाला था, बट उसको तो वोल्टर ने मार दिया है, तो नया डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लाए, उसकी क्या प्रॉब्लम है, जो भी गड़बड़ हो चुकी है उसके बाद वो सिर्फ छोटे छोटे पैकेट ही बेच सकता है। बट यहां पर वोल्टर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अगर लो को ब्रेक कर रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, जिसके लिए जेसी को मेहनत करनी पड़ेगी और एक डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना होगा, वरना वो उससे बात नहीं करेगा। जिस मोमेंट पे जेसी अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको भी पैसे कमाने थे और वो वोल्टर की हालत जान चुका है कि किस तरह सिक पड़ने लग रहा था, और फिर से वो कुकिंग स्टार्ट करते हैं उसी मेथ की, जिसमें से वो ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। और वहीं जैसी बताने लगता है कि टूको ने क्रेजी 8 को इस एरिया में रिप्लेस कर दिया है, बट टूको क्रेजी 8 से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। वो कुछ ज्यादा ही एंग्री और वॉयलेंट किस्म का है और वो लोगों को मारता है, जिससे वो पंगा लेना नहीं चाहता है। बट फिर भी उसको इंसिस्ट कर रहा था बार बार वोल्टर कि उससे बात करे और सेल करे प्रोडक्ट को और पैसे कमाए। बट यहाँ पर जैसी थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसको कोई बड़ा पंगा नहीं लेना है। और वहीं पंगे के बारे में तो हैंक को भी पता चल गया था, जहां पर जो मास्क उन्हें मिला था डेजर्ट के अंदर से, वो वोल्टर के स्कूल की केमिस्ट्री लैब का ही था। जहां पर उसके बारे में पता करते ही हैंक को लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में और हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वोल्टर उसी स्कूल में पढ़ाता है। जहां पर वो इन्वेस्टिगेट के लिए जाता है वोल्टर के पास, बट यहाँ पर वोल्टर उल्टी करने के बाद ह्यूगो की हेल्प से क्लास में आता है और वापस देख पाता है हैंक को, जहां पर हैंक तो मजाकिया नेचर में वोल्टर से मिलता है, बट कहीं ना कहीं वोल्टर डर चुका था कि उसको अगर मास्क मिल चुका है तो वो पकड़ा जाएगा, बट वो डर बाहर नहीं दिखा रहा था। जिस मोमेंट पे सारे मास्क चेक होते हैं और पता लगाते हैं कि 2 मास्क गायब हैं और बहुत सारी फ्लास्क भी। यहाँ पर वोल्टर को ध्यान देना चाहिए, इतना इजी नहीं होना चाहिए किसी का भी अंदर आना और सामान को चुराना। बट यहाँ पर हैंक को पता ही नहीं है असली चोर तो उसी का दोस्त और ब्रदर इन लॉ वोल्टर है। और उसी मोमेंट पे उसके पास बार बार कॉल आने लग रहा था जेसी का, जो अपने पूरे ट्राई से टूको तक पहुंचने की कोशिश कर चुका है और उसका दोस्त स्किनी पीट उसे पहुंचाएगा, कांटेक्ट कराएगा और शायद उसका माल भी बिचवाएगा। जहां पर फोन पर तो हाँ हाँ करके काट देता है, क्योंकि वो हैंक के साथ था और आगे बढ़ने लगता है केमिस्ट्री लैब से। जिस मोमेंट पे हैंक को लगता है कि कोई यहाँ से सामान चुराते हुए उसे मिसयूज कर रहा है, तो शायद वो ह्यूगो होगा जो यहाँ का जैनिटर था और उसके पास रीजन हो सकते हैं ये सब गलत काम करने के, और वो उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने लगते हैं। जिस मोमेंट पे किसी को भी नहीं लगता है कि ह्यूगो को ऐसा ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान था और सबकी हेल्प करता था। और यहाँ पर बुरा तो बहुत लगता है वोल्टर को कि उसकी गलती की वजह से कोई इनोसेंट बंदा फंस रहा है, बट कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उसे खुद फंसना नहीं था। और अब हम जेसी और स्किनी पीट को देख पाते हैं जो गार्ड से होते हुए टूको के पास पहुंचते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। जहां पर जेसी मिलने लगता है स्किनी पीट की हेल्प से टूको से और अपना क्रिस्टल मेथ दिखाने लगता है, जो इस टाउन में उससे बेटर कोई नहीं बनाता है, और एक्सप्लेन करता है कि ये उसने बनाया उसके पार्टनर की हेल्प से और वो टूको के साथ बिजनेस करना चाहता है। जहां पर टूको खुद स्मेल करने से पहले जेसी को स्मेल कराता है, क्योंकि उसे डर था कि पॉइजन ना हो, और खुद स्मेल करने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइट होने लगता है, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट उसने बहुत लंबे टाइम से देखा नहीं था और वो एक्साइटेड है इस पूरे प्रोडक्ट को लेने के लिए, जिसके लिए वो डील करता है $35,000 में। जिसको सुन के जेसी बहुत ज्यादा खुश था और स्माइल करने लगता है स्किनी पीट की तरफ,
तरफ कि जो उनका प्लान था वो कामयाब हुआ। बट यहाँ पर टूको उसे अभी पैसे देने वाला नहीं था और वहां से जाने के लिए कहता है। बट जेसी का कहना था कि वो पैसे तो साथ लेकर ही जाएगा, वो ऐसे माल या फिर डील नहीं करेगा। इसीलिए वो अपना पैकेट उठाता है और वहां से जाने लगता है। जिस मोमेंट पे गार्ड उसे पकड़ते हैं और यहाँ पर टूको उसको पैसे देने के लिए बैग में भरता है और उसी बैग से पटक पटक कर मारता है, जिसमें स्किनी पीट उसकी हेल्प नहीं कर पाया था क्योंकि उसे टूको से पंगा नहीं लेना था। बट उसे बाद में हॉस्पिटल ले जाने लगता है खुद ही। जिस मोमेंट पे टूको बहुत ज्यादा साइको बंदा नजर आता है जो डील तो करता है बट उसको निभाता नहीं है। वहीं वोल्टर बार बार जेसी को बाद में कॉल करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि पता लगा पाए कि उसके साथ हुआ क्या। बट तभी वहां पर हैंक आ जाता है उसके साथ फैमिली टाइम बिताने के लिए और एक गेम खेलने लगता है और बताता है कि किस तरह ह्यूगो को अरेस्ट कर लिया है और पता लगा है कि पास्ट रिकॉर्ड्स के अंदर वो पहले पोर्ट स्मोक करता था और कुछ क्राइम्स में इन्वॉल्व था, तो शायद वही होगा जो मेथ बनाने के लिए ये सब चीजें यूज कर रहा है। जिस मोमेंट पे किसी को भी यकीन नहीं होता क्योंकि ह्यूगो बहुत ही अच्छा इंसान था और अगर उसका पास्ट खराब भी था तो उसने इतने सालों से तो ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी प्लेस पे रेड भी पड़ी बट वहां पर ऐसा कोई सामान नहीं मिला। जिस मोमेंट पे वोल्टर डरा हुआ था कि कहीं ना कहीं उस पर भी शक जा सकता है, बट हैंक को लगता है कि ये करेगा ही क्या, ये पहले तो एक टीचर है और ऊपर से कैंसर का मरीज, मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें कोई भी पंगा होगा। जिस मोमेंट पे वो गेम खेलते हुए देख पाते हैं कि वोल्टर ने अपनी ड्यूटी से कुछ दिन के लिए ऑफ ले लिया है जिससे कि वो अपनी हेल्थ और फैमिली का ध्यान रख सके, जिसको देखकर स्काइलर बहुत ही ज्यादा खुश थी और देख पाती है गेम के बाद वोल्टर को बाथरूम में जाते हुए जिसके बाल झड़ने लग रहे हैं और इन सब से वो थोड़ा परेशान नजर आने लग रहा था। बाद में कॉल करता है जेसी के पास बट फोन उठाता है स्किनी पीट और बताने लगता है कि किस तरह जेसी की खूब धुनाई हुई है और अभी हॉस्पिटल में है, जहां पर वोल्टर उसकी हालत देख पाता है हॉस्पिटल पहुंचने के बाद और गुस्सा करने लगता है टूको पे कि उसने ऐसे कैसे मार दिया और इसका वो रिवेंज लेकर रहेगा। जहां पर स्किनी पीट से टूको के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेता है और सीधा घर जाने के बाद हेड शेव करता है क्योंकि उसके बाल झड़ने लग रहे थे, जिसको देख के उसकी फैमिली भी शौक है बट वो अपने फैमिली को कुछ ना बताते हुए सीधा जाने लगता है क्रिस्टल बैग के साथ टूको के पास। जहां पर गार्ड रोकते हैं तो बताता है कि वो टूको के लिए कुछ लाया है और उसको दिखाए बगैर यहां से जाएगा नहीं। जहां पर टूको इन क्रिस्टल्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो उससे उसका नाम पूछता है। हम देखते हैं यहाँ पर अब वोल्टर अपना फेक नेम हाइसेनबर्ग बताते हुए उसके साथ डील करना चाहता है $50,000 की, जहां पर $35,000 तो उसके चुराए हुए मैथ के पैसे थे और 15,000 उसके पार्टनर का मेडिकल बिल जो उसे पे करना पड़ेगा। और वो याद दिलाता है कि उसका पार्टनर आया था जिसकी उसने धुनाई की और यहाँ पर वो अब उसका रिवेंज लेने आया है, जिसको देख के ट्यूको सरप्राइज होने लग रहा था कि वो उसका पार्टनर तुम हो बूढ़े इंसान जिसने वो कुक किया था मैथ, और अब तुम रिवेंज कैसे लेने आए हो यहाँ पर मेरे लिए और मैथ लाके। लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे बंदे का मैथ छीन लिया, उसकी धुनाई की, तो तुम रिवेंज के तौर पे मैथ लेकर आए हो। और ये कह के सब लोग हंसने लगते हैं कि यहाँ पर शायद वोल्टर जो हाइसेनबर्ग नाम से आया है उसको रिवेंज लेना भी नहीं आता है। बट तभी वोल्टर उस क्रिस्टल को उठा के बोलता है कि ये मैथ नहीं है और जमीन पे पटक कर मारता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, जहां पर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि शीशे टूट रहे थे, बाकी धमाके हो रहे हैं जिससे सब लोग डर चुके हैं, यहां तक कि टूको भी, और पूछने लगता है कि ये क्या चीज है। जहां पर वोल्टर का कहना था ये मतलब नहीं है क्या चीज है, मेरे पास इसका पूरा बैग है जिसको मैं फोड़ सकता हूं। जिस मोमेंट पे टूको अपने गार्ड्स को गोली मारने से मना करता है और वोल्टर को उसके सारे पैसे देने लगता है और डील के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि जितना भी क्रिस्टल आया था वो लगभग सारा बिक चुका है, इतनी मस्त क्वालिटी का था, उसे और डील करनी है। और इस बात से बुरा ना माने, उसने मैच चुराने की इसलिए कोशिश की क्योंकि वो पैसा जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता था। अगर अब पता चल चुका है कि पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो टाइम पे पैसे देने के लिए रेडी है। जहां पर ये कहने के बाद सीधा वोल्टर जाने लगता है अपनी गाड़ी की तरफ अपनी जान बचाते हुए, जिस मोमेंट पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसने पैसे कमाने के लिए इतने सारे लो तोड़े हैं। जहां पर उसने क्रिस्टल के नाम पे फ्यूमिलेट मरकरी को एक हथियार की तरह यूज किया था जिससे टूको बहुत ज्यादा इंप्रेस भी था और डरा हुआ भी था, और यहाँ पर अपनी गाड़ी और पैसों को लेके चुपचाप जाने लगता है फ्रस्ट्रेशन में कि उसको इतना बड़ा क्राइम नहीं करना चाहिए था, बट अब वो इस क्राइम वर्ल्ड में आ चुका है तो इन सब का पार्ट है।
स्कूल के अंदर कोप्स और डीएई के एजेंट्स आ चुके हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि स्कूल से कुछ सामान चोरी हुआ है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक कामों में यूज़ हो सकता है, जैसे कि मैथ बनाने के लिए जो लोगों की जान भी ले सकता है। और रॉ मटेरियल के बारे में और पता कर रहे हैं, बट उनको पता करना है कि लैब से ये सामान चुराया किसने है। उनने ह्यूगो की सारी तलाशी की, बट उसने ये सब नहीं किया था। कुछ और गलत रिकॉर्ड्स थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मैथ बनाया हो। उसके लिए वो और रिसर्च करने वाले हैं और पता लगा के रहेंगे कि ये सारा सामान किसने चुराया है। जिस मोमेंट पे सब लोग थैंक करते हैं वॉल्टर के आने पे, क्योंकि उसकी मेडिकल लीव चल रही थी, बट वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ चुका था, जहां पर वो अपनी वाइफ के साथ बैठा बैठा इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब गाइज, वॉल्टर में बुढ़ापे में भी जवानी आ चुकी है, जो पब्लिक प्लेस में नीचे ही नीचे ये सब चीजें करने लग रहा था। बट तभी जैसे ही उससे पूछने लगते हैं, वो बताता है कि किस तरह बहुत सारे फ्लास्क, मास्क और क्या क्या चीजें चोरी हुई हैं लिस्ट से। और बताते बताते मीटिंग ओवर होती है, और मीटिंग के ओवर होते ही सीधा अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में जाके डांसिंग कार वाला गेम खेलने लगता है। और अब अगले ही दिन हम देख पाते हैं जेसी के घर को, जहां पर बहुत सारे लोग घर को खरीदने के लिए आ चुके थे। बट तभी वहां पर वॉल्टर पहुंचने के बाद जेसी के बारे में पता लगाने लगता है, जो आरवी में रेस्ट करने लग रहा है और उसकी तबीयत खराब थी। उसको पैसे देके समझाने की कोशिश करता है कि वो टूको से डील कर रहा है और यहाँ पर वो अपना घर क्यों बेच रहा है। जिसका पहला रिएक्शन था जेसी का कि वो इस घर में रहना नहीं चाहता है। 2 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और उनको फ्लश के अंदर उसने बहाया है। वो बाथरूम तक यूज करने से डरता है। घर शायद भूता हो चुका है, जिससे वो कभी यूज नहीं करना चाहेगा। और उसे पता चला स्किनी पीट से ये किस तरह वॉल्टर पता लेकर गया था टूको का, उससे बदला लेने के लिए। बट जिस हालत में वो है, उससे पता चलता है कि शायद वो टूको के पास नहीं गया, जो उसने बहुत अच्छा किया। बट यहाँ पर साफ कहना था वॉल्टर का कि वो टूको से मिला भी, उसके हिस्से के पैसे भी लेके आ चुका है और आगे की डील भी कर चुका है, जहां पर अगले हफ्ते उसे 2 पाउंड क्रिस्टल मैथ बना के टूको को देनी पड़ेगी। जहां पर ये सुनते ही जैसे घबराने लगता है, क्योंकि वो टूको के साथ कोई डील नहीं करेगा। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो शायद उनको जान से भी मार दे। और वो जिंदा कैसे बचाया, और ऊपर से पैसों के साथ में। बट यहाँ पर वॉल्टर एक्सप्लेन करता है कि वो ये सब संभाल लेगा, अब सिर्फ उन्हें 2 पाउंड तैयार करना है, जिसमें जेसी को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। जहां पर जेसी का कहना था कि ना उनके पास रॉ मटेरियल है, ना प्लेस है, और ऊपर से उसका घर भी बिकने वाला है, तो थोड़ा बिजी है। उस मोमेंट पे उससे पूछ लेना चाहिए था डील करने से पहले। अब उसने सारी डील तो कर ली है, बट रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे, स्पेशली जब डीएई सारे स्टोर पे नजर रखे हुए है, तो कैसे कर पाएगा वो। जहां पर वॉल्टर भी टेंस्ड होने लगता है और सोचता है कि किस तरीके से ही हम क्रिस्टल मैथ बना सकते हैं किसी के बिना पता लगे। और फिर कुछ देर बाद अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास जाता है, जहां पर उसके डॉक्टर फाइंड करते हैं कि वो धीरे धीरे इंप्रूव तो हो रहा है, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब तक पूरी उसकी थेरेपी कंप्लीट होगी नहीं, कुछ कहना मुश्किल है। जिस मोमेंट पे काइलर का कहना था कि वो अच्छे से इंटीमेट रिलेशनशिप तो बना पा रहा था, शायद वो ठीक हो रहा है, बट डॉक्टर का कहना था कि कांग्रेचुलेशन उस चीज के लिए। बट यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वोल्टर अभी दवाइयों पे है और धीरे धीरे ही फर्क पता चलेगा। जिस मोमेंट पे वोल्टर टेंस था कि शायद अब टाइम आने वाला है जब वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाएगा। बट गाइस, उससे पहले पक्का ये कुछ पैसों का इंतजाम तो जरूर करेगा, जिसके लिए जेसी को लेकर सीधा जाने लगता है एक जंक यार्ड में, जहां पर जेसी को लगता है कि ये प्लेस जरूरी थी क्या ढूंढनी। वो किसी पब्लिक प्लेस में मिल सकते थे, किसी को शक नहीं होता है, और बल्कि वो तो सेफ भी होंगे। जिस मोमेंट पे वॉल्टर को ये प्लेस ज्यादा सेफ लग रही थी, और वहां पर वो मिलता है टूको और उसके 2 गार्ड से, जो उस जंक यार्ड में आकर एक्सप्लेन करते हैं कि वो पब्लिक प्लेस में भी मिल सकते थे और यहाँ पर वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट लेने के लिए आए हैं। बट तभी वॉल्टर का कहना था कि उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिला है, उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए, तब तक के लिए थोड़ा सा ही दे पाएंगे, बट उनको थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे कि रॉ मटेरियल खरीद सकें। बट यहाँ पर टूको गुस्सा था, क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है बहुत ही अच्छे अमाउंट में और उसको अपना बिजनेस रनिंग स्टेट में ही चाहिए था। जिस मोमेंट पे प्रोडक्ट की हाई डिमांड की वजह से टूको उन्हें लोन देने के लिए भी रेडी है, जिसपे वो इंटरेस्ट पर वीक उठाएगा। बट यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर ही डबल प्रोडक्शन देने की गारंटी दे चुका था वोल्टर, जिससे जेसी परेशान है। बट वोल्टर अपने वर्ड्स रख चुका था, जहां पर टूको लालच में आकर उसे पैसे देके वहां से जाने लगता है। जिस मोमेंट पे जेसी डर चुका था कि वो 4 पाउंड का कैसे बना पाएंगे मैथ, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ऊपर से रॉ इंग्रेडिएंट खरीद भी लिए, तो क्या पता अच्छा बने या ना बने। इससे बेटर है कि टाउन छोड़ के भाग जाओ, उनके पास अच्छा खासा पैसा तो आ ही चुका है। बट यहाँ पर साफ कहना था वोल्टर का कि उन्हें अब पैसा कमाने का मौका मिला है, तो कैसे
हाथ से जाने दें, उन्हें और पैसा कमाना चाहिए और पैसा बनाना चाहिए, उससे बेटर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। जहां पर वो जेसी को मनाता है कि वो सारा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जो नहीं है उसका अल्टरनेटिव वर्जन यूज करेंगे और जल्दी से जल्दी 4 पाउंड नहीं बल्कि 4.5 पाउंड बनाएंगे, जिससे कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसों के लिए भी थोड़ा मेथ रहे और इससे ट्यूको भी खुश, वो भी खुश, जिससे कि उनकी प्रोडक्ट लाइन चलती रहेगी। जिस मोमेंट पे जैसे उस लिस्ट को लेके जाने लगता है उस सामान को खरीदने के लिए, क्योंकि बार बार उसको इंसिस्ट किया था वॉल्टर ने कि ये सामान तो सिर्फ जैसे ही खरीद के ला सकता है, और अब जाता है सीधा अपने घर, जहां पर स्काइलर बेबी शावर में मिले हुए गिफ्ट को ओपन कर रही थी और पता लगा पाती है कि उसकी बहन मरी ने उसे एक लिटिल टियारा दिया है उसकी होने वाली बेटी के लिए, जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी कि इतना महंगा गिफ्ट कोई बच्चे के लिए कौन देता है, कच्चे बनियान दे दे, उससे ज्यादा क्या चाहिए एक छोटे बच्चे को। बट यहाँ पर मरी बोलती है कि तुम खुश रहो, और यहाँ पर हैंक अजीब सा बिहेव करते हुए बाहर जाके हेवीली ड्रिंक करने लगता है वॉल्टर के साथ में, और उसको एक सिगार पकड़ाता है जो इलीगल थी, बट यहाँ पर किसी तरीके से हैंक ने एडजस्ट कर ली है और बताता है कि इलीगल होना सब्जेक्टिव है, कुछ चीजें कुछ साल पहले इलीगल थी बट आज लीगल है, और वैसे ही फ्यूचर में कुछ चीजें जो अब इलीगल है वो नहीं होंगी, जैसे कि मेथ, मेरिजुआना, बाकी सब चीजें। जिन सबको डिस्कस करते हुए समझ पा रहे थे कि लॉ के बदले उन्हें लोगों को चेंज करना चाहिए, बट यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे लॉज को तोड़ने लग रहे हैं और सोसाइटी सिर्फ कुछ ही को उनमें नोटिस कर पा रही थी। और वहां पार्टी के बाद स्काइलर प्लान करती है कि किसी तरह वो टियारा को वापस रिटर्न कर देगी, क्योंकि उसको इतने महंगे ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बदले वो कुछ और खरीदेगी या फिर उन पैसों को यूज करेगी डायपर खरीदने के लिए। शायद मरी उस बात को समझ पाए। हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसका सपोर्ट भी करता है वॉल्टर, क्योंकि उसको कोई भी अपनी वेल्थ वाली बात नहीं बतानी है अपनी वाइफ काइलर को इस मोमेंट पे, और वो उसको करने देता है जो उसका मन है। अगले दिन जहां पर काइलर जाती है उसी शॉप में और पता लगा पाते हैं कि ये तो चुराया हुआ टियारा था जो उसी की बहन ने कल इस दुकान से चुराया है, वो पुलिस को बुलाकर शायद उसको गिरफ्तार करवाएंगे। बट यहाँ पर मरी का नाम ना लेते हुए स्काइलर सब कुछ हैंडल करती है कि उसने चोरी नहीं की है, वो प्रेग्नेंट वुमन है, उसे गिफ्ट में मिला था और जिसने दिया था उसका नाम उसे याद नहीं है, उसको ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वरना वो उन पे केस कर सकती है। जिन सबको देखते हुए ओनर उसे जाने देते हैं और सीधा स्काइलर गुस्से में अपनी बहन मरी को फोन मिलाती है, बट यहाँ पर मरी उसका फोन उठा ही नहीं रही है और 50 कॉल्स के बाद सीधा उस तक पहुंचती है और उसको डांटने लगती है एक स्टोर में कि वो ऐसा कर कैसे सकती है, उसने उससे झूठ बोला, चोरी की और ऊपर से फोन नहीं उठा रही है, इससे गलत क्या हो सकता है। बट यहाँ पर मरी कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, उसको लगता है कि उसने चोरी नहीं की है और यहाँ पर उस पर झूठा इल्जाम लगाना तो बंद करे उसकी बहन। बट यहाँ पर उसकी ये बातें ना सुनते हुए स्काइलर गुस्से में घर जाने लगती है, जहां पर वो अब अपनी बहन से कभी बात नहीं करेगी क्योंकि उसने झूठ बोल के उसको लगभग जेल पहुंचवा ही दिया था। और अब हम जेसी को देख पाते हैं जिसने अगले दिन अपने लगभग सारे पैसे स्पेंड कर दिए हैं सारे इंस्ट्रूमेंट और टूल्स को इकट्ठा करने में जो सब वॉल्टर ने बताए थे, बट सिर्फ मिथलीन जो मेन प्रोडक्ट है वो उनका आ नहीं पाया है क्योंकि वो मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है और कंपनी में से चुराने के लिए उन्हें कुछ बंदों को $10,000 देने पड़ेंगे जो शायद उनके पास है ही नहीं। तो यहाँ पर वॉल्टर का प्लान था कि वो खुद जाके चोरी करेंगे, जिसके लिए वो एक ग्रेनेड बॉम्ब बनाते हैं दरवाजा पिघलाने के लिए और बाकी सब चीजों को प्लान करते हुए जाने की तैयारी करते हैं। जहां पर उसी रात वॉल्टर प्लान करता है सब चीजों को और यहाँ पर जेसी उसे लोकेशन बता चुका था, जहां पर दोनों मास्क पहनकर वेट करते हैं गार्ड के आने का, बट गार्ड तो सीधा वॉशरूम में जाता है तो उसे वॉशरूम में ही बंद करते हुए सीधा मेटल डोर को पिघलाते हैं अपनी केमिकल पाउडर से, और जैसे ही डोर पिघलता है अंदर जाके देखते हैं कि केन्स भरी पड़ी थी जो बहुत ज्यादा हैवी हैं और वो एक केन को उठाकर दोनों धीरे धीरे वहां से भागने लगते हैं। और यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी है जो एक ही गार्ड था जिनको इनने बंद कर दिया था। यहाँ पर दोनों भागने के बाद अगले दिन सारी चीजों को रेडी करते हैं और प्लान बनाते हैं मेथ कुक करने का डेजर्ट में, बट यहाँ पर गाइस इनकी आरवी चल के नहीं दे रही है और जिस वजह से उनको घर के अंदर बेसमेंट में ही कुकिंग करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं है और उनको जल्द से जल्द ये बैच रेडी करना है। यहाँ पर आरवी चल नहीं रही है तो बेसमेंट से बेटर जगह कोई नहीं होगी और ऐसी इनकी कुकिंग स्टार्ट होती है। बट तभी उनका डाउट था
कि रियल एस्टेट एजेंट ना जाए, जिसके लिए बार बार जैसी कॉल करने लगता है, बट रियल एस्टेट एजेंट फोन ना उठाते हुए उसी के घर की बाउंड्री खींचने लग रही थी, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को बुला सके। और जैसे इनकी कुकिंग स्टार्ट होती है, इन्हें नजर आते हैं लोग जो उनके बेसमेंट के साइड से जाने लग रहे हैं, जो उनको डरा देता है कि अगर पकड़े गए तो शायद परमानेंटली जेल के अंदर जाएंगे। जहां पर वोल्टर डांटने लगता है जेसी को कि ये उसकी गलती है, किसी भी तरह करके इनको भगाए, और खुद जाकर देख पाता है कि एक छोटी बच्ची उसको देखने लग रही थी, बट वो डोर बंद करता है और बाहर जेसी को भेजने लगता है उन सबको संभालने के लिए। जहां पर जेसी बाहर जाने के बाद सब लोगों को वहां से भगा देता है और बोलता है कि ये घर बिकाऊ नहीं है, और अब उसने प्लान बदल लिए हैं, जिसकी वजह से वो पूरे प्लान को सक्सेसफुली कर पाता है। और यहाँ पर वो बनाते हैं 4.6 पाउंड का मेथ, जिसमें 0.5 एक्स्ट्रा था टूको को खुश करने के लिए और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इकट्ठा कर सके। और यहाँ पर जितना बड़ा कैन इन्हें चुराया है वो बहुत लंबे टाइम तक ये बना सकते हैं, और उन्हें इंग्रेडिएंट की कमी नहीं होने वाली है। धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होते जाएंगे और वो अपनी लाइफ को बेटर कर पाएंगे। जहां पर जेसी का क्वेश्चन था कि कितना पैसा इनफ है वोल्टर के लिए मरने से पहले, क्योंकि उसे कैंसर था। जहां पर वोल्टर का आंसर था और चाहिए मुझे, जिससे कि मैं अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकूं, जिसके लिए वो और मेहनत करेंगे। बट हम देखते हैं उस मोमेंट तक दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे पूरी प्रोसेस को करते हुए। जहां पर कुछ कस्टमर्स ने स्मेल भी किया कि घर के अंदर कोई बदबू थी, बट तब तक जैसे इन्होंने भगा दिया था तो वो अभी सेफ है और मेथ कुक कर चुके थे। और अब सीधा वोल्टर घर की तरफ जाता है, जहां पर उसकी वाइफ उसके साथ बैठते हुए उसे बताने लगती है कि उसका दिन अच्छा नहीं गया। जहां पर उसकी बहन मरी उससे झूठ बोलने लग रही थी और चोरी कर रही है स्टोर्स के अंदर, और उसको लगभग जेल पहुंचाने वाली थी, जो बिल्कुल गलत बात है। जिस मोमेंट पे वोल्टर का कहना था कि हाँ, चाहे मरी ने कुछ गलत किया हो, बट वो तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारे अच्छे के लिए करना चाह रही है, तो उसको माफ कर दो। बट यहाँ पर स्काइलर का कहना था कि अगर कोई लॉ को तोड़ता है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और ये शायद मरी ने अच्छा नहीं किया। बट तभी वोल्टर कहता है कि अगर ऐसा मैंने किया होता तो शायद तुम मुझे पनिश करती। बट तभी मरी का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पर किस करके उसे जाने लगती है। बट वोल्टर समझ चुका था अगर उसके बिजनेस के बारे में उसकी वाइफ को पता चला तो शायद वो खुश तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, चाहे वो कितने भी पैसे दे दे, क्योंकि वो असूलों की बनी है, जिसके लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता। बट अब वोल्टर समझ चुका है कि असूल ही सब कुछ नहीं होते हैं, रोकड़ा भी कोई चीज होती है, जो वो अब कमा रहा था मेथ बना के, जिसको बेचने के लिए वो अगले दिन टूको के पास जाता है। और टूको पहले तो डाउट करता है कि ब्लू कलर में क्यों है, बट स्मेल करने के बाद उसको वही एक्साइटमेंट होती है कि सेम प्रोडक्ट है, तुम चाहे गुलाबी बनाओ कैसे भी कलर का बनाओ उससे फर्क नहीं है, उसको बस ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए। जहां पर वो उसे 4.6 पाउंड के पैसे देता है और वहां से जाने लगता है। बट तभी हाइसेनबर्ग जो वोल्टर है उससे बोलता है कि तुम हमारे साथ काम करोगे तो ऐसे ही बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, और अगले हफ्ते मिलते हैं। बट तभी उसका गार्ड बोलता है कि याद रखना तुम किसके लिए काम करते हो वो मैटर करता है। और ये बात टूको को पसंद नहीं आई थी कि उसका गार्ड उससे ज्यादा क्यों बोल रहा है। क्या हाइसेनबर्ग और उसका पार्टनर स्टूपिड है, उसको समझ नहीं आया कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, या फिर वो टूको की तरफ से बोल रहा है कि टूको इतना स्टूपिड है कि वो अपने लिए नहीं बोल सकता है। जिसको देखकर उसका गार्ड सॉरी भी बोलता है, बट अब तक टूको को गुस्सा आ चुका था और वो पटक पटक कर मारने लगता है अपने ही गार्ड को। और यहाँ पर उसका दूसरा गार्ड उसको उठाकर वापस गाड़ी में डालने लगता है, जिसकी हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस सब को देखकर वोल्टर और जैसे ये तो समझ चुके थे कि जिस बंदे से उसने पंगा लिया है वो इतना भी शरीफ नहीं है, और अगर उनने कोई गड़बड़ करी तो उनका भी यही हाल होने वाला है। हर हफ्ते प्रोडक्ट टाइम पे भिजवाओ और दूर रहो, जिससे कि वो खुद ना फंस पाए। देखते हैं अगले सीजन में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।